तो एक तो हमारा जो डिस्कशन है, तो ये आइडिया आया कैसे आपको ये वाला? देखिए राजेश भाई, मैं आपको बताया मैं अपनी बहुत सारी किताबें लिखता रहता हूँ। उसके लिए मैं बहुत सारे स्टेट्स में जाता हूँ, विदेश में जाता हूँ किताब के बारे में पहुँचाने के लिए, ठीक है। सो दैट माई बुक कैन रीड मल्टीपल रीडर्स। तो मेरा एक आइडिया था कि पिछले 1 साल पहले कि मैं ऐसे टॉप 3-4 कारण ढूंढूं कि नरेंद्र मोदी को कोई क्यों वोट करेगा। ठीक है। क्या वो टॉप है, देन I'll phrase a good article कि टॉप 5 रीज़न क्या है। तो मैं जहाँ भी जाता था, मैं साउथ में जाता था, मैं तेलंगाना में अपने लॉन्च किए हैं, मैंने आंध्रा में लॉन्च किए हैं, तमिलनाडु में लॉन्च किए हैं, महाराष्ट्र में लॉन्च किए हैं मैंने। फिर यूपी में तो आपको पता है मेरा, हम लोग यूपी में बैठ के शूट भी कर रहे हैं। यूपी में मेरा काफ़ी सारा काम है। तो मैं ये मेरा क्वेश्चन रहता था कि भाई आपको क्या मिला सरकार से। ठीक। तो मैंने कहा मैं टॉप 5 रीज़न लिखूंगा, लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड वो टॉप 5 नहीं बचा। वो यहाँ से 10, वहाँ से 10, वहाँ से 10 मिलके वो नॉट 1, नॉट 10, नॉट 20, आई कलेक्टेड ऑलमोस्ट 101 रोबस्ट रीजंस व्हाई समवन विल वोट फॉर मोदी। और उन्हीं 101 रीजंस को लेके मैंने एक बुक कंपाइल करी है। यस। दैट व्हाई बेसिकली मैं एक वोटर के दिमाग में घुसना चाह रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू एंटर इनटू द ब्रेन ऑफ अ वोटर, दैट व्हाट ही और शी विल थिंक यस। while pressing the button on the EVM, उसके दिमाग में क्या होगा वो इसके अंदर है। मैंने वोटर के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करी और 101 ऐसे कारण लिखे हैं कि, और हिंदी में हम उसे कहते हैं 101 कारण मैं मोदी को वोट क्यों करूंगी, यस। एंड 101 रीजन व्हाई आई वोट फॉर मोदी। तो ऐसे ये कंपोज हुई है किताब। बहुत सुंदर। तो हम शुरू करते हैं। बिल्कुल। आईआईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक भारत में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ लेखक, एक टेक्नोक्रेट और राष्ट्रवादी शांतनु गुप्ता जी हैं। शांतनु भाई, आपका सुस्वागतम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आईआईपी मेरे लिए एक दूसरे घर जैसा है, घर जैसा है। और ये जो किताब है, ये जो आपने ग्राफिक उपन्यास बनाया है, 101 कारण मैं मोदी को वोट क्यों करूंगी, या फिर इंग्लिश में कहें तो 101 रीजंस व्हाई आई वोट फॉर मोदी। यस, वेरी नाइस। ये मतलब इसका देखो, एक तरफ तो मोदी जी अपने काम पर वोट मांग रहे हैं, बिल्कुल, और एक तरफ राहुल गांधी जी अपनी मतलब लोगों से बात कर। आपने राहुल गांधी, मुझे हंसी आ गई बता जी। तो उनसे अगर आप बात करें तो वो जात बिरादरी, आपकी गणना किस बिरादरी के हो, आपको क्या मिला और क्या दिया, क्योंकि पहले तो वही थे जी। तो एक तो ये कि मोदी जी के काम पर और राहुल जी के अपने जात पर भाई वोट तो ऐसे ही मांगे जा रहे हैं जी। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, क्योंकि आपकी जो डिबेट्स हैं, आप बहुत फैक्टफुल बात करते हो, टू द पॉइंट बात करते हो, कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम साथ में आता है, ऐसे नहीं कि एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। तो ये किताब आपको कब आपको इंस्पिरेशन आया, आपकी अपनी इतिहास एकेडमी के अंदर आपने ये 101 कारण मोदी जी को क्यों वोट करें जी, इसके बारे में बताइए जी। सो राजेश भाई, मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, ये मेरी 10वीं किताब है, दिस इज माई 10th बुक। और पिछले 10 साल से भारत, मेरे हिसाब से तो भारत बहुत बदल चुका है। राइट। और जब भी मैं अपनी पिछली किताबों के प्रचार में जाता था, व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो फॉर द लॉन्चेस, बी इट तमिलनाडु और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल और आसाम, मेरा एक आउटलुक रहता था कि वहाँ पे कुछ लोगों से मिल के आऊँ, 50-100 लोगों से मिल के आऊँ, और हर तबके के लोग से मिल के आऊँ, जिसे हम पुअर कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मिडिल क्लास, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, कि भाई उनके जीवन में छोटा छोटा बड़ा बड़ा क्या बदला हुआ है। और आइडिया था कि टुवर्ड्स 2024 जब इलेक्शन बिल्कुल अपने चरम पे होगा, आई विल राइट अ पीस इन वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, बिग न्यूज़पेपर, कि क्या टॉप 5 कारण हैं जिसमें कोई मोदी को वोट करेगा या नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन वो मेरा जो कलेक्शन था 5 कारणों का, वो 5 नहीं रहा, वो 1, 10, 20, 50 होता, वो 101 हो गया। तो उसी को मैंने कंपाइल कराया कि 101 कारणों क्या है, व्हाट आर द 101 रीजंस दैट समवन विल when they will go to the polling station, to the polling booth, जब वो अपने कैंडिडेट को देखेंगे तो उनके दिमाग में क्या फ्लैशबैक होगा। ठीक। तो बेसिकली मैंने इस किताब के माध्यम से वोटर के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करी राजेश भाई, और उसी को मैंने, जैसे आपने कहा राहुल गांधी सबकी जात पूछ रहे हैं, मैंने कहा भाई जात तो ठीक है, मोदी ने काम क्या किया है और अलग अलग तबकों के लिए क्या काम किया है, उसको मैंने एक तरह से एक ग्राफिक नॉवल में रिप्रेजेंट किया है इस किताब में। बहुत सुंदर। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ये किताब अवेलेबल है जी। और मेरा आपसे ये मानना है, पूछना है कि क्योंकि हिंदी में आपने मैं वोट क्यों करूंगी जी,
और ऑब्वियसली इंग्लिश में तो व्हाई आई विल वोट फॉर मोदी, हाँ, इंग्लिश तो थोड़ी सी जेंडर न्यूट्रल जेनरिक है, हाँ न्यूट्रल है। तो ये क्या महिलाओं के को ज़्यादा कोई फ़ायदा मिला है, या किस तरह से ये जो इसके अंदर अपने पोइट्री के कॉन्टेक्स्ट में इलस्ट्रेशंस की हैं, बड़ी प्यारी इलस्ट्रेशंस हैं इसके अंदर देखने को मिल रही हैं जी। तो कला का भरपूर उपयोग आपने किया है जी। और इसमें भी जो सब्जेक्ट्स भी हैं आपने गरीबों का साथ, मतलब एक एक करके हम इस पे चर्चा करेंगे ही। तो महिलाओं का जो आपने कॉन्टेक्स्ट रखा है इसको थोड़ा बताओ कि ये कैसे और क्यों। देखिए, दो चीज़ें बताऊंगा। पहले जो आपने कॉमिक फॉर्मेट की बात करी, मैं उसमें एक 2 मिनट बताऊंगा, फिर महिलाओं के टॉपिक पे आऊंगा। तो जैसे आपने कहा, ये कॉमिक बुक है एक ना, जिसे हम ग्राफिक नॉवल ज़्यादा अच्छा टर्म है, लेकिन कॉमिक बुक की भाषा से हम समझते हैं। मैं ऑक्सफोर्ड में था अभी 3 महीने। सो मेरा जो रिसर्च प्रोजेक्ट था ऑक्सफोर्ड में विद द पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड, अच्छा, द टॉपिक वाज यूसेज ऑफ कॉमिक बुक्स एंड ग्राफिक नॉवेल्स फॉर पॉलिटिकल कमेंट्री। अच्छा, इसलिए आप गए थे? हाँ, मतलब मेरा प्रोजेक्ट था, सबके अपने अपने प्रोजेक्ट थे, मेरा प्रोजेक्ट ये था। अरे वाह। क्योंकि देखिए, जैसे ही मैं कहता हूँ कॉमिक, तो हमारे दिमाग में आता है बच्चे, फन, एंटरटेनमेंट, बट आई रियलाइज कि कॉमिक बुक्स का, ग्राफिक नॉवेल्स का एक एडल्ट रीडर भी है। ठीक। चे गुवेरा पे कॉमिक है, एनी फ्रैंक पे कॉमिक है, 9/11 के ब्लास्ट पे कॉमिक है, पैलेस्टीन का जो विवाद है उस पे कॉमिक है। लोगों ने अपनी मैथमेटिकल हेल्थ जो थीसिस है पीएचडी की, वो कॉमिक फॉर्म में लिखी हैं, ग्राफिक नॉवल में लिखी हैं। सो आई थॉट, फिर देखा मैंने कि ये यंग वोटर्स, देखिए हमारे यहाँ इतनी बड़ी हमारी वोटर बेस है, मेरे ख्याल से 95-96,000 करोड़ वोटर हैं हमारे यहाँ। उसमें से बहुत बड़ा तबका फर्स्ट टाइम वोटर है। देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर हमारे 18 साल में वोटिंग होती है। 10 साल पहले वो व्यक्ति 8 साल का रहा होगा। ठीक, मतलब वो व्यक्ति भी नहीं, वो बच्चा। तो 8 साल का बच्चा रहता है 4th में, 3rd में, 4th में। तो 8 साल के बच्चे को तो याद भी नहीं है। उसको मैं कैसे बताऊं? उसको मैं बहुत सारी पॉलिसी जार्गन से बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। उसको अगर मैं ऐसे बताऊंगा, हाँ, जो उसने अमरचित कथा में, फैंटम में, चाचा चौधरी में देखा हुआ है, तो उसको समझ में आएगा। तो थिंक दिस इज माय अटेम्प्ट कि किस तरह से मैं पॉलिटिक्स को उसके फॉर्म में पेश करूं, फर्स्ट टाइम वोटर में। और फिर मैंने इसमें क्या इनोवेशन किया है, इसको मैंने 3 या 4 इनोवेशन करे। पहला इनोवेशन तो ये है कि पॉलिटिक्स इनटू अ ग्राफिक फॉर्मेट, राइट। फिर उसके बाद हमने इसमें 10 चैप्टर्स में 10 केसेस हैं। एक में 11 है तो 101, राइट। और हर 10 केसेस के बाद, मतलब हर 10 रीजंस के बाद आर्ट स्टाइल चेंज हो जाता है। अच्छा, ये जैसे कार्टून फॉर्म हाँ, में, तो अलग अलग आर्ट स्टाइल, जैसे मैं आपको नाम बताता हूँ। जो पहला केस है सेमी रियलिस्टिक आर्ट स्टाइल में है, अच्छा, फिर कार्टून आर्ट स्टाइल में, फिर स्टाइलाइज्ड आर्ट स्टाइल, मांगा आर्ट स्टाइल, जापान का बहुत फेमस आर्ट स्टाइल है। उसके बाद वाटर कलर आर्ट स्टाइल, फिर रियलिस्टिक आर्ट स्टाइल, फिर इंक वॉश स्टाइल जो ब्लैक एंड व्हाइट जैसा रहता है, फिर ट्रेडिशनल इंडियन कॉमिक स्टाइल, फिर डिज्नी कार्टून स्टाइल जिसमें बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, और आखिरी जो है वो है सेपिया या म्यूटेड स्टाइल। तो एक तरह से दिस बिकम्स आल्सो ए कंपेंडियम, जिसको पॉलिटिक्स में रुचि नहीं भी है उसके लिए कंपेंडियम है आर्ट स्टाइल्स का, कि कौन से 10 बड़े इंटरनेशनल 10 आर्ट स्टाइल्स हैं, 10 आर्ट स्टाइल्स हैं जिसमें आप ग्राफिक नॉवल बना सकते हैं। एक और इनोवेशन है इसमें, हर केस में, मतलब हर 101 केस में इंग्लिश में और हिंदी में पोएट्री भी है, जिससे केवल ये नीरस एक पॉलिसी जार्गन्स ना हो, केवल पॉलिसी के नाम ना हो, केवल डेटा आंकड़े ना हो, केवल ह्यूमन स्टोरी ना हो, उसमें एक कविता भी है। तो वो एक इनोवेशन है। ये इतना सारा, मतलब इलस्ट्रेशंस भी, उसमें भी कितने प्रकार हैं, फिर पोएम्स भी, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, मैं क्योंकि आर्ट बैकग्राउंड से ही हूँ, आर्ट कॉलेज से हूँ, तो फोटोग्राफी भी एक सब काइंड ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन है, मीडिया कम्युनिकेशन है, फिर इलस्ट्रेशंस हैं। इनका इम्पैक्ट ऑन माइंड, क्योंकि प्रोसेसर जो है माइंड, वो विजुअल कॉन्टेक्स्ट को पढ़ता है, उसी कॉन्टेक्स्ट में सोचता है। बिल्कुल। सो ये आपकी जो बुक है, इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये बहुत ऑसम चीज है। मैंने इस तरह से नहीं सोचा, लेकिन जैसे मैं आपको आप महिला वाले टॉपिक पे आते हैं, पहला केस ही लेते हैं, है ना, आप हिंदी में देख सकते हैं। पहला केस है पीएम आवास। पीएम आवास में 4 करोड़ घर बने। ठीक। कौन लोग थे ये? जिनके पास छप्पर का घर था, फूस का घर था, जो बारिश में टपकता था, हवा में टूट जाता था, वो घर है। ये ब्लैक एंड व्हाइट से मैंने दिखाया है कि पुराना घर कैसा था। ठीक। ये आप देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट से पुराना घर कैसा था, अब का घर कैसा है। बिजली भी है, पंखा भी है, और अगले पेज में वो देखिए, वो दिखा रही है महिला कि अब, और ये जो घर है ये महिलाओं के नाम पे मोदी जी ने दिए, इसकी रजिस्ट्री महिला के नाम पे। तो घर में सम्मान भी बढ़ गया उसका, कि भाई घर तुम्हारा है, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी, कुछ झाड़ा हुआ तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, घर मेरे नाम पे है। घर हमेशा बनता ही महिलाओं के लिए है, ये भी कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, उस समाज में जहां नारी का थोड़ा सम्मान कम है, वहां पे महिला के नाम पे ये सोच के कि महिलाओं के नाम पे घर दूंगा, ये अच्छी सोच है। 4 करोड़ लोगों को ऐसा घर मिला है। और मैं इस कविता को इंग्लिश में पढ़ूंगा और आप इसे हिंदी में पढ़िएगा। ठीक है। तो रमावती मेरी कैरेक्टर का नाम है, जो बनारस में रहती है, जिनको घर मिला है।
अब मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ. In Ramavati's life, despair took its toll. Before 2014, roofs leaked, a story untold. ठीक. Today under Modi, 4 crore heads find shade, hence her support for the leader undisplayed. क्या बात है. और हिंदी में है, रमावती के जीवन में निराशा क्यों थी, 2014 से पहले छत टपकती क्यों थी, आज उनके और 4 करोड़ भारतीयों के सर पर छत है, इसीलिए पीएम मोदी के साथ उनका मत है. वाह. अब मैं आता हूं कि आपको लगता है कि भाई क्यों औरतें वोट देंगी. देखिए, जो बहुत सारी नरेंद्र मोदी की स्कीम है वो डायरेक्टली आधी आबादी को फोकस करती है, मतलब वुमेन वोटर को फोकस करती है. कैसे? ठीक ठीक. आप एक गरीब महिला को गांव में सोचिए, दिमाग बनाइए, जो व्यूअर्स हैं उनको भी कह रहा हूं, आंखें बंद करिए, सोचिए गरीब महिला को. वो सुबह उठती है, वो देखती है अच्छा मैं पक्के घर में हूँ, है ना. उसके लिए वो बहुत बड़ा चेंज है. आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग तो प्रिविलेज लोग हैं, कितने भी बैकग्राउंड से आते हो, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, छोटे घर में रहे, लेकिन छप्पर के घर में कम लोग रहे हम लोग. बिल्कुल ठीक. वो एक छप्पर के घर से देखती है, अच्छा पक्का घर है, इसमें तो पंखा चल रहा है, मेरा बच्चा सो रहा है पंखे में, मच्छर नहीं है ना, लाइट जलाऊं तो लाइट जल रही है, ठीक है. वो जाती है. अब उसे याद आता है कि पहले मुझे 4 बजे 5 बजे शौच के लिए झाड़ी में जाना होता था. क्योंकि 4 बजे 5 बजे क्यों? क्योंकि जैसे उजाला हो जाएगा तो कैसे जाएगी वो, पहला कैसे जाएगी वो, तो उसे छुप के जाना होता था. मैंने देखा है मेरे गांव में. और कितना मतलब आपको लगता था कि यार हम 21वीं सदी में आ गए, आपको उसको बाहर जाके डिफेकेट करना पड़ा है, मतलब इससे ज्यादा अमानवीय कुछ हो सकता था. बिल्कुल ठीक. अब वो जाती है, अपना टॉयलेट का डोर खोलती है, उसके घर में इज्जत घर उसका नाम दिया है, सम्मान घर उसका नाम दिया है, उसके घर में टॉयलेट. और ये ऐसे 4 करोड़ लोगों के घर में घर है और 11 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट है. अब वो टॉयलेट जाती है, टॉयलेट से बाहर निकलती है, हाथ धोना होता है, तो उसके लिए पहले यहां से पानी भर के लाओ. अब वो टक खोलती है, नल में पानी आता है. बहुत सुंदर. देखिए, नहाने के लिए, घर का खाने के लिए, घर के पानी के लिए कम से कम आपको 20 से 30 लीटर पानी रोज लाना होता था. मैं सबसे कहता हूं, एक बार 10 लीटर की बाल्टी सर पर रख के अपने ड्राइंग रूम से दूसरे रूम में चले जाइए, आपकी जान निकल जाएगी. और ऐसा भारत की करोड़ों महिलाएं रोज करा करती थी. मतलब ये सोचने वाली बात है, और ये सोच कर प्रधानमंत्री नहीं सकते क्योंकि वैसे घर में पैदा हुए हैं. मतलब मैं थोड़ा उत्तेजना में आ रहा हूं, लेकिन मतलब आज तक किसी ने सोचा ही नहीं. देखिए, नल में पानी लाना कोई बड़ी न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, एआई नहीं है, वो आज से 100 साल पहले डिस्कवर हो चुका है, उससे पहले भी डिस्कवर हो चुका है नल से, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं, सब अपने में लगे. तो नरेंद्र मोदी ने सोचा, अब ठीक है, उसने खोला, अब उसने नहा लिया, अब वो गई किचन में. अब उसे याद आता था कि मुझे पहले जैसे पानी का काम पता था, लकड़ी का काम शुरू हो जाता था. लकड़ी लेके आओ, वहां से लकड़ी लेके आओ, गीली हो गई तो उसको सुखाओ. देखिए, एक दिन में अगर एक महिला 3 बार खाना बनाती है या 4 बार चलाती है, वो कम से कम 100-150 सिगरेट पीने के बराबर होता है. आप सोच रहे हैं उसके फेफड़ों की हालत क्या गाँव में ऐसे घासते रहना. और अगर वो लकड़ियां थोड़ी गीली हो जाती हैं, थोड़ी नम हो जाती हैं, तो उसमें धुआं और आता है, तो वो 300 सिगरेट के बराबर. बहुत तीखा धुआं होता है. तीखा धुआं होता है. वो ऐसा रोज कर रही है, 35-40 तक तो उसके फेफड़े बिल्कुल जा चुके हैं. ठीक. अब क्या है, खट जो हम कर रहे हैं, माचिस लाइटर से जल जाती. अब उसका जीवन सोचिए ना, एक एक करके सोचिए. वो पक्के घर में उठ रही है, वहां पे लाइट है, वहां पे शौचालय है, अब वो टक कर रही है तो गैस जल जा रही है. उसके तो 4-5 घंटे यहीं बच गए. अब ठीक है, राशन आया, राशन कहां से आया? अब वो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, राशन भी है. अब केवल राशन से काम नहीं चलता, ऊपर का सामान भी, तरकारी, सब्जी, तरकारी, फल. अब उसके कैश ट्रांसफर आया हुआ है, उसे बच्चों को स्कॉलरशिप आई है, पीएम किसान का पैसा आया है, विधवा पेंशन का पैसा आया है. पहले तो कहते थे राजीव गांधी 1 रुपए चलता है तो 15 पैसे आता है. अब नरेंद्र मोदी 1 रुपए भेजते हैं तो 1 रुपए आता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है अभी. और कहाँ आता है? बैंक अकाउंट में आता है, डायरेक्ट. एम्पावर्ड है वो, उसके पास कार्ड है, वो एटीएम में जाती है, वो पासबुक वो बैंक में एंटर करती है. तो बैंक को लगता है तो अमीरों की चीज है, हम क्या, हमारे पास तो वही अपनी पुड़िया में बांध लिए. तो अब एक एम्पावरमेंट, और ये 10 साल में हो गया. केवल ये मैजिक जो है, जादू है, 10 साल में 10 साल में ये अद्भुत है. मतलब ये ऐसा लगता है हाँ ये 20-30 साल में होगा कभी. ठीक है, अब उसने खाना बना लिया, अब उसने बच्चे भेज दिए स्कूल. अब वो चिल करेगी. हम लोग चिल क्यों करेगी भाई? हम भी तो क्या करते हैं, हम तो नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम चापे रहते हैं ना पूरे दिन, तो रील देखते रहते हैं. उसके पास तो दीदी को एंटरटेनमेंट नहीं था लाइफ में, वो काम काम काम. अब बच्चे चले गए स्कूल, अब वो आराम से बैठेगी, वो टीवी देखेगी, वो उसमें न्यूज़ देखेगी, वो आपका पॉडकास्ट देखेगी, वो धार्मिक चीज़ें देखेगी, वो सास बहू सीरियल देखेगी, वो आराम करेगी. देखिए, अगर आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं है तो आपकी ईज ऑफ लिविंग नहीं, तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे. अब वो आराम से बैठेगी, फिर बच्चे आएंगे. अब उसे बाहर जाना है तो कोई गुंडागर्दी नहीं, कम से कम जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ पुलिस भी बिल्कुल चौकस है, पुलिस भी बिल्कुल चौकस है. तो ये उसके जीवन में, वहाँ पे बूढ़ी अम्मा बैठी हैं, वो भी खुश है, उनकी पेंशन आती है, नहीं तो उनको हर साल जाना पड़ता था ये दिखाने के लिए वो जिंदा है. बहुत बढ़िया. अब आधार का अंगूठा है, सीएससी बना हुआ है, वो उसके पास सीधे उनके पास पेंशन आती है, और मोबाइल पे एसएमएस भी आता है. मैं तो बहुत गाँव में गया तो लल्ला देखिए मोदी जी मोबाइल पे दे दियो, मोबाइल पे पैसे आ गए.
है ना, उनको लगता है मोबाइल में पैसे आ गए, उनका जनधन का अकाउंट खुल गया। तो इसलिए महिला जो वोटर है वो तो बिल्कुल सोल्ड आउट है। देखिए मेरे हिसाब से बहुत सारे फैक्टर होते हैं एक वोटर के दिमाग में, लेकिन दो फैक्टर प्रेडोमिनेंट है कि उसके जीवन में क्या बदलाव आया, दूसरी उसकी पहचान क्या है। ठीक। पहचान मतलब उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो नॉर्थ का है, वो साउथ का है, वो यंग है, वो ओल्ड है, वो हिंदी भाषी है, वो नॉन हिंदी भाषी है। ये ऐसे ये पहचान आइडेंटिटी वाला फैक्टर। दूसरा काम, तो मेरे ख्याल से जब काम नहीं होता है तो आदमी एंटिटी में मूव कर जाता है। मेरी पुलिस में कंप्लेंट नहीं होती तो मैं क्या करूँ, अच्छा मैं देखता हूँ मेरी जात का पुलिस वाला कौन सा है। अगर मेरी पुलिस में कंप्लेंट, मैं अपने बिरादरी का आदमी साथ में ले जाता हूँ। मेरी सरकार से मेरी स्कीम नहीं आ रही, मैं अपने बिरादरी के आदमी के पास जाता हूँ कि भाई तुम मदद कर दो। मुझे मुद्रा लोन नहीं मिल रहा है तो मैं अपने बिरादरी के आदमी से पैसे ले लेता हूँ। लेकिन जब यही सारी चीजें सरकार देने लगती हैं तो मेरा बिरादरी से, जो बिरादरी के नाम पे मैं वोट देता था, वो हट जाता है। मतलब एक कास्ट लाइंस ब्लर हो जाती है। मैं अभी भी शादी त्योहारों के लिए अपनी कम्युनिटी का यूज करता हूं, जो अच्छी बात है। जो कम्युनिटी, भारत में तो कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम में होना चाहिए, लेकिन वोट मैं अब काम के नाम पे देने लगा हूं। तो जैसे ही आपकी गवर्नेंस बढ़ती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कम होती जाती है और एक नया वोटर बैंक तैयार होता है, एक नई जाति तैयार होती है, जिसको मैं कहता हूं बेनिफिशियरी, लाभार्थी, जो नरेंद्र मोदी ने अपने अराउंड तैयार किया है। जो भाजपा को 2009 में 7.5 करोड़ वोट मिलते थे, फिर वो 15 करोड़ और 21 करोड़ हो गए। जो इतना बड़ा इजाफा हुआ है वोट बैंक में, वो लाभार्थी है जो नरेंद्र मोदी का वोटर है। बहुत सुंदर। अच्छा, मैं आपसे अब ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्योंकि रमावती दीदी ही कंटिन्यू हो रही हैं पूरे, हाँ, कई जगह कैरेक्टर चेंज हुआ है, उन 2-3 लोगों में बात हो रही है आपस में। अच्छा, अब जो आपने ये बुक का जो एक कंपाइलेशन हुआ है जी, इसका इम्पैक्ट कैसे पहुंचेगा? ये बुक पॉडकास्ट हो रही है, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, या ये बात, क्योंकि देखिए क्या है, कहीं पर बात होती है शौचालय की और कहीं कुछ होती है तो कनेक्टेड नहीं है। आपने सारा 101 में धारा में पिरो दिया है वो पूरा। एक व्यक्ति की लाइफ में, उसके पति की लाइफ में, उसके बच्चों की लाइफ में, उसके देश की लाइफ में क्या क्या बदलाव क्या बदला, ऐसे देखा है मैंने। अच्छा, तो नेक्स्ट आफ्टर द महिला, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट आते हैं हम हेल्थ पे। हेल्थ में हम पहुंचते हैं पेज नंबर 27 पे। बहुत सारी चीजें, सारी तो नहीं बताऊंगा, नहीं तो पूरी किताब खुल जाएगी। स्वस्थ भारत, है ना। देखिए इसमें 3-4 चीजें बड़ी हैं। एक गरीब आदमी के लिए बीमार होना बहुत बड़ा ट्रैप है, और अगर वो मेल मेंबर फैमिली का, जो इनकम अर्निंग मेंबर वो मेल हो गया, तो मतलब वो एक बड़ी पॉवर्टी साइकिल में घुस जाता है। क्योंकि वो 3 महीने बीमार हुआ, उसके लिए कर्ज लिया, हॉस्पिटल है नहीं, वो कहाँ जाएगा, इंश्योरेंस उनके पास है नहीं। तो जो सबसे बड़ी चीज़ करी है ना, जो हम लोग यूके की बात करते हैं कि वहाँ NHS सिस्टम है, हम अमेरिका की बात करते हैं वहाँ इंश्योरेंस बड़ा परसेंटेज इंश्योरेंस पे है। पहली बार इतने सारे लोगों को एक इंश्योरेंस के कवर मिला है, हेल्थ इंश्योरेंस के कवर मिला है। 30 करोड़ लोगों से ज्यादा को आयुष्मान कार्ड बटे हैं, और एक परिवार के लिए 1 साल में 5 लाख की इंश्योरेंस है। तो ये जो एक तरह संबल है कि प्राइवेट हॉस्पिटल देखकर वो भी उसके अंदर घुस सकता है। नहीं घुस सकता है तो अमीरों की चीज़ है, हम कहाँ जाएंगे, हम तो अपने कहीं सरकारी अस्पताल में जाएंगे। लेकिन आपको लगेगा फिर तो सरकारी अस्पताल का क्या, यानी सरकारी अस्पताल खराब होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एम्स जिस गति से बने हैं, देखिए 1947 से 1998 तक करीब 60 साल केवल एक एम्स था भारत में, दिल्ली का एम्स। आप कर्नाटका में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हो, बिहार में रहते हो, आपको अगर हाई क्वालिटी टर्शियरी केयर चाहिए तो आपको एम्स दिल्ली आना पड़ेगा। फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने 5-6 एम्स और बनाए, ठीक है, 6 एम्स और हुए। फिर यूपी की सरकार रही 2004 से 14, केवल एक एम्स, वो भी अधूरा, रायबरेली, वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। चलिए ठीक है, आपने कहीं तो बनाया, वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। फिर नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने 15 एम्स और ऐड करे केवल अपने 10 साल। बड़ी बात। मतलब एक 50 साल 60 साल तक, फिर पहली बार शुरू करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, फिर 15 एम्स और सारे एक्टिव हो जाते हैं। 22 एम्स है इस समय। मतलब गोरखपुर में आप एम्स चले जाएंगे, आप रायपुर में एम्स चले जाएंगे, आप ऋषिकेश में एम्स चले जाएंगे। तो इसलिए सरकारी अस्पताल भी बढ़ गए हैं। अब आपको लगता है कि भाई ठीक है सरकारी अस्पताल बढ़ गए, वहां पे भी स्टंट का पैसा लगता है, दवाई का पैसा वहां लगता है। स्टंट जो लाखों का होता है 7,000 का हो गया, उसकी कीमत कमाल हो गया, उसकी कीमत कर दी है कम, रेगुलेट कर दिए। फिर जो जेनेरिक दवाइयाँ थी वो जन औषधि केंद्र में मिलने लगी हैं। तो जो 800 रुपए की आपकी महीने की दवाई आती है, तो 80 रुपए की आती है केवल। और अगर डॉक्टर आपका कहीं से MR से पैसे लेके बैठा है और वो जेनेरिक नहीं लिख रहा है, उसको सजा का प्रावधान। बहुत सुंदर, ठीक है। और आप कहते हैं कि मैं तो चिकित्सा केंद्र जा ही नहीं सकता, तो टेलीमेडिसिन जो मतलब एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो सरकार ने ई-संजीवनी के नाम से शुरू कर दिया। और हाँ बोलिए, आप कुछ एक मैं कहना चाह रहा हूँ, एक तो मैं पोएम पढ़ूंगा, कौन से वाले केस की है बताइए? स्वस्थ भारत। हाँ, लेकिन इसमें ना एक कैरेक्टर मैं देख रहा हूँ, रवि भाई।
गांव में हर आदमी अब ये कहता है मिलेगा, मतलब एक तो आप हैं इसमें, जी, जी, नैरेटर तो आप ही हैं। ये इलस्ट्रेशंस में अगर आप देखेंगे जी। तो इधर तो ये शांतनु भाई ही हैं, जी। लेकिन ये एक करेक्टर है रवि। ये रवि कौन है? रवि एक मोदी विरोधी पत्रकार है जिनका पेशा है मोदी विरोध। अच्छा। और मेरी किताब के पहले पेज से लोगों को पता लग जाएगा, मैं बताऊंगा नहीं कि ये कौन है। अगर आप ये वाला पेज देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये शो बड़ा पॉपुलर है उस पत्रकार का, डीटीवी। ये तो पता लग जाएगा कौन है मोदी, पेशेवर मोदी विरोधी। हाँ। मैं देखिए ये भी बड़ी मजेदार बात है कि पिछले 10 साल में एंटी मोदीज में इंडस्ट्री बन गई है। हाँ, बनी है ना। मतलब अगर आप एंटी मोदी हैं तो आप एक पर्टिकुलर कैप्चर में यूट्यूब ले लेंगे, आपको विदेश से 4 अवार्ड मिल जाएंगे, आपको विदेश बुलाया जाएगा, आपका अल जजीरा में इंटरव्यू होगा। तो मोदी विरोध का भी एक मतलब मोदी जी ने उनको भी नौकरी दे दी है, आप समझ सकते हैं, मतलब अपने विरोधियों को भी नौकरी दे दी है। तो एंटी मोदी में इंडस्ट्री, उसी इंडस्ट्री के एक नुमाइंदे को मैंने अपने कैरेक्टर की तरह यूज करा है इस कॉमिक में। तो मैं एक पोएम पढ़ता हूँ। आप पोएम पढ़िएगा। जी जी जी। पहले बीमारी से जूझना हमारी तकदीर थी, क्योंकि स्वास्थ्य का बीमा तो अमीरों की चीज थी, पर आज मेरे पास आयुष्मान भारत है, इसीलिए मोदी के साथ ही रहेगा मेरा मत। बहुत क्या सुंदर, बात है, वाह। और रहना भी चाहिए। आगे हम स्वास्थ्य से आगे बढ़कर हम चलते हैं। हाँ, तो आप बल्कि एक है कि हर 10 केस के बाद हाँ, आर्ट स्टाइल भी चेंज हो जाता है, टॉपिक भी चेंज हो जाता है। तो आप 13 के बाद अब 20 पे चले जाएं, मतलब 21 से नया आर्ट स्टाइल। ठीक ठीक ठीक, यस। तो जो 21 है वो है पेज 48 पे, और वो एक बहुत बड़ी जो क्लास है वो है फार्मर्स। हाँ, किसान। और फार्मर शुरू होता है मेरा पहला केस कि वो कहता है कि भाई हम अपना तो ब्लड टेस्ट कराते हैं, हाँ। और उस हिसाब से अपनी जांच भी करवाते हैं, ठीक। लेकिन हमारी जो मिट्टी है उसका कैसे ब्लड टेस्ट होगा? तो मोदी जी ने उसका भी ब्लड टेस्ट करा दिया, सॉइल हेल्थ कार्ड। बात है, वाह। और करोड़ों लोगों को सॉइल हेल्थ कार्ड है, उसके हिसाब से ही वो यूरिया डालेंगे, उसी हिसाब से न्यूट्रिएंट डालेंगे, कितना पानी मिलेगा वो उसी हिसाब से मिलेगा। इसमें मैं पोएम सुनाता हूँ। I have undergone many tests and blood explored. Test unveiled well-being, ailments cured. Now even the silent soil speak with a card. The soil health card in every farmer's yard. क्या बात है, राइट। तो सॉइल हेल्थ कार्ड भी शुरू होता है। दूसरा, आप हिंदी में पढ़िएगा इस कविता को, सॉइल हेल्थ कार्ड की कविता को। तो आप कह रहे हैं रवि भाई, आज किसान भाई कह रहे हैं कि मैंने अपने खून की जांच तो बहुत कराई है, और उसके जरिए अपनी सेहत भी कई बार दुरुस्त कराई है, लेकिन आज बेजुबान मिट्टी भी मोदी के लिए खास है, इसीलिए सॉइल हेल्थ कार्ड हर किसान के पास है। बहुत सुंदर। ये इतनी गहराई में कब से कर रहे थे रिसर्च? देखिए इसमें मुझे करीब 1.5 साल लगे कंटेंट बनाने में, उसको कॉमिक फॉर्म में लाने में। खासकर मैंने जो ऑक्सफोर्ड में रिसर्च करी और अलग अलग आर्ट स्टाइल देखे, तो मैंने कुछ आर्ट स्टाइल बदले, बहुत सारे आर्टिस्टों को लिया, इसमें 6-7 आर्टिस्ट उनके नाम भी लिखे हैं। उन्होंने अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट्स हैं, तो उन्होंने अलग अलग आर्ट स्टाइल में बनाया। ठीक है, फिर पता लगता है कि पहले यूरिया लेना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि यूरिया की ब्लैक मार्केट में होती थी। बहुत सारे लोग जो यूरिया खेत में नहीं डालते थे वो लेते थे। नरेंद्र मोदी ने बड़ा सिंपल सोल्यूशन करा, उसके ऊपर नीम कोटिंग कर दी, तो केवल वो किसान के ही काम आएगी। तो अगला केस उसका आता है। कमाल है। फिर बीमा नहीं मिलता था पहले, बीमा मिला कैसे? कृषि की कैसी समस्याएं आती थी वो देखी। आप 55 पेज पे देखेंगे मैंने मदर इंडिया का पोस्टर दिया है। हाँ, मदर इंडिया वो पिक्चर है जिसमें हमें बेसिकली सूदखोर किस तरह से लोगों को बिल्कुल चूस लेते थे, लेकिन आज आपको किसान क्रेडिट कार्ड है आपके पास। तो फिर नाम मंडी, कैसे आप और मंडियों में क्या रेट मिल रहा है वो देख सकते हैं। तो बेसिकली किसान कैसे खुशहाल हुआ है अलग अलग तरीकों से। एमएसपी भी बढ़ी है, एमआरपी नहीं, एमएसपी। राहुल गांधी कहते हैं एमआरपी एमएसपी एक चीज है ना, मतलब एमएसपी अपनी पॉलिसी में लाना चाहते हैं, और उसे मिनिमम रिटेल प्राइस जो हम अपनी चीजों में देखते हैं उससे। देखिए कई बार ये भी होता है ना, देखिए मैं नरेंद्र मोदी पे बात करूंगा। नरेंद्र मोदी एक बिल्कुल साधारण से बैकग्राउंड से आए, 10 बाई 10 कमरे के में उनका पूरा परिवार रहता है, उन्होंने गरीबी बिल्कुल सामने से देखी। उनके लिए गरीबी कोई किताब का विषय नहीं है कि कोई उनके लिए कंसल्टेंट आएगा गरीबी सिखाने। राहुल गांधी को तो गरीबी सिखाने भी कंसल्टेंट आता है। वो थोड़ा घरेलू बनने की कोशिश करते हैं कभी कभी राहुल गांधी। तो अभी उन्होंने एक वीडियो जारी करा 1 महीने पहले कि वो बड़े स्टाइल से बड़ी अच्छी सी बकेट लेके बड़े ध्यान से कैंची से ऑरेंजेस प्लग कर रहे हैं, फिर उसको छील रहे हैं, फिर उसको कुछ बना रहे हैं। तो कह रहे हैं क्या बना रहे हैं? जैम। और जैम को भी जैम नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं मार्मलाडे। अब सोचिए मार्मलाडे, मेरा विदेशों में रहना हुआ है, कुछ लोगों को पता होगा मार्मलाडे जैम को कहते हैं। मतलब मैंने कह रहा हूँ क्या मति मारी गई इस व्यक्ति की कि अगर उसे घरेलू भी बनना है तो भाई क्या अमियाँ लेके चटनी वटनी बनाओ जो लोग खाते हैं, जैम, और जैम को मार्मलाडे ऐसे करके तो वो लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो मतलब बड़ी दुविधा है। ठीक है, तो मतलब किसानों के जीवन में क्या क्या हुआ है, है ना, वो A to Z इस चैप्टर में आपको पता लगेगा। बहुत सुंदर। हाँ, किसानों के। फिर चौथा चैप्टर पे अगर आए तो चौथा चैप्टर है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी कहा करते थे, जय जवान जय किसान। तो किसान के बाद हम जवान पे आते हैं। ठीक, देखिए जवान हमें यहाँ बैठ के नोएडा में, दिल्ली में, बैंगलोर में, आंध्र प्रदेश में नहीं पता लगता, लेकिन वो तो बॉर्डर पे खड़ा है।
आप तभी सुरक्षित है क्योंकि वो बॉर्डर पर खड़ा है। अब बॉर्डर पे खड़ा है, उसकी चिंता कौन करेगा? हम लोग तो ऐसे सीधे से चिंता नहीं करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उसकी सुध ली। कैसे? सबसे पहले उसके साथ खड़े हुए। हम तो अपनी दिवाली अपने दोस्तों के साथ मनाते हैं, वो दिवाली वहां मनाते हैं। हर दिवाली एक अलग अलग बॉर्डर पे है, कभी रजौरी जाएंगे, कभी पुंछ जाएंगे, कभी राजस्थान के बॉर्डर पर जाएंगे और उनको अच्छा फील करवाएंगे। वहां से मेरी ये स्टोरी शुरू होती है कि घर आके एक फौजी दिखा रहा है, देखो मेरा प्रधानमंत्री के साथ फोटो है बॉर्डर पे, वो भी। फिर वो कह रहा है कि भाई चिंता तो मुझे परिवार की बहुत होती है, लेकिन अब नहीं होती क्योंकि रिटायरिंग के बाद और OROP है, वन रैंक वन पेंशन है। अब क्योंकि गांव में बिजली अच्छी आती है, गांव की सड़कें अच्छी हैं, घर में स्टोव है, घर में टॉयलेट है, तो मुझे बॉर्डर पे भी चिंता नहीं रहती क्योंकि मेरा घर सुखी है। क्या बात है, वाह। फिर वो कहता है कि देखिए, जब पहले 26/11 पे हमला होता था, मेरे फौजी भाई मर जाते तो मन में बड़ी कुड़न होती थी कि हम केवल चिट्टी चिट्टी खेलते रहते थे, लेकिन अब मजा आता है। अब मोदी की सरकार घर में जाके मारती है पाकिस्तान को। तो कि फौजी को भी आपने वहां खड़ा तो कर दिया, लेकिन उसकी बंदूक का आपने बांध दी वहां पे कि नहीं हम चिट्टी चिट्टी खेलते रहेंगे। अब अटैक करने का तो कोई अब अटैक करने का मौका नहीं है। आपने बनाया क्यों उनको? बेसिकली आप किसी को प्रैक्टिस नहीं देंगे तो उसने हमें कुंद कर दी उसकी, तो वो दिखता। फिर पता लगता है कि किस तरह से हमारी जैकेट और हमारे जूते भी विदेश से आते थे। ठीक, जो आर्मी को हम बुलेट प्रूफ जैकेट देते हैं, अब वो सब मेड इन इंडिया बन गई। बल्कि अब इंडिया एक्सपोर्ट करने लगा डिफेंस इक्विपमेंट। देखिए 10 साल में, मैं तो जब किताब की रिसर्च करने लगा, मैंने 10 साल में क्या इतना हो सकता है। और पहले आपको याद है, मतलब जमीन पे है तो टैंक का घोटाला, हवाई जहाज में है तो अगस्ता वेटलैंड का घोटाला, पानी के अंदर है तो पनडुब्बी घोटाला। मतलब ऐसा लगता था जैसे आर्मी कोई कैश का हुआ है यूपीए कांग्रेस के लिए। और अब जब डील होती है राफेल की तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, बीच में कॉर्पोरेट अंकल नहीं होते हैं पैसे खाने के लिए। और जब राफेल की डिलीवरी लेते हैं राजनाथ सिंह तो पूरी पूजा करते हैं और उस राफेल के प्लेन पे पहले ओम लिखते हैं, फिर वो घर आता है। जैसे हमारे यहाँ देखिए विश्वकर्मा पूजा होती है, आप लैपटॉप वाले व्यक्ति हैं, फोटोग्राफी वाले व्यक्ति हैं, तो आप फोटोग्राफ उसकी वो आपके लिए इक्विपमेंट है। मतलब जो भी इक्विपमेंट कार खरीदते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, सत्या बनता है, ओम बनता है, पूजा हम तो उस होती है। देश के हैं जहाँ पे यंत्र की पूजा होती है, तो वैसे वो राफेल को भी लेते हैं। तो मतलब हर तरह से, जिस तरह से मैंने आर्मी को इक्विप करा है देश ने, और महिला नारी शक्ति हमारे यहाँ तो काली दुर्गा मां मतलब बिल्कुल शक्ति का प्रतीक है। तो महिलाओं की जो, चाहे एनडीए से लेकर, चाहे उनको कैप्टन बनाने से लेकर, चाहे वो 26 जनवरी की परेड लीड करें, वहां तक महिलाओं का इंक्लूजन है। क्या बात। तो मतलब हर जगह पे, और जो हमारे 26-27 हजार सैनिक मरे हैं पिछले इतने सालों में, उनके लिए बहुत सुंदर अमर जवान ज्योति, इधर एक म्यूजियम, वार मेमोरियल बनाना, अमर जवान ज्योति गलत बोल गया, वार मेमोरियल बनाना। तो हर तरह से जो उनके लिए काम हुआ है, सैनिक के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, सीडीएस की पोस्ट क्रिएट करना। पहले क्या होता था, हमारी जितनी बड़ी लड़ाई होती थी, तीनों में तालमेल नहीं हो पाता था क्योंकि उनके ऊपर एक पोजीशन नहीं थी, तो उसके ऊपर एक सीडीएस पोजीशन क्रिएट करी। देखिए ऐसा नहीं था, ये सजेशन पहले नहीं आए थे, सजेशन बहुत पहले से आए थे, लेकिन इसके लिए चाहिए थी पॉलिटिकल विल। यार एग्जिस्टिंग स्टेटस को क्यों चेंज करें? कहीं आर्मी वाले को बुरा लग जाए, कभी इसको बुरा लग जाए। आपको क्या होता है, सबको साथ लाना होता है, सबसे बात करनी होती है, सबसे चर्चा करनी होती है, फिर उस पद को क्रिएट करके नया स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो नरेंद्र मोदी ने हर वो टफ डिसीजन था जिसमें चर्चा करनी थी, क्योंकि वो जनता के व्यक्ति हैं, उनको बात करने से कतराते नहीं है वो कि भाई अगर ये बोल देगा तो क्या होगा, मैं बच के निकल जाऊं, मैं भाग जाऊं, विदेश जाऊं। राहुल गांधी थोड़ा सा बात करते हैं फिर विदेश भाग जाते हैं अपना रिलैक्स करने के लिए। तो रिलैक्स करने नहीं, वो ट्यूशन लेने जाते होंगे कि हाँ भाई, हाँ सरोज अंकल से कि क्या अगला क्या बोलना है। यस, मैं पोएम पढ़ना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं मिस नहीं करना चाह रहा हूँ ये सब चीजें। ये आप 71 पेज पे। जी। पिछली सरकारों ने एक फौजी को गली का गुंडा कहा, बिल्कुल। सेना के फौजी ने देश की खातिर वो भी सहा। आज प्रधानमंत्री खुद सरहद पर जाते हैं और जवानों के साथ ही दिवाली मनाते हैं। क्या बात, वाह। वैसे इंग्लिश में पढ़ूं? हाँ। Before 2014, a soldier was labeled a rogue. Army endured for the nation in silence, it spoke. Today, the Prime Minister visits the borders line, celebrating Diwali with soldiers, a bond divine. क्या बात, वाह जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसके बाद हम आते हैं कि काम तो हुआ, साथ में भारत का जो कल्चरल रिनेसांस है, जिसको मैं कहता हूँ सांस्कृतिक पुनर्जागरण, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैम पेज नंबर 90 से शुरू करते हैं, और उसमें तो सीरीज है ना। उसमें चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, तो ये मंदिर टच करे थे किसी ने 200-250 साल पहले, अहिल्याबाई होलकर ने कभी टच करे थे। उसके बाद जैसे कि वैसे थे, बल्कि अगर उनका रिनोवेशन हुआ भी, जैसे सोमनाथ का रिनोवेशन हुआ, तो नेहरू उससे बचते दिखे कि मैं इसके उसमें नहीं जाऊंगा, इनॉग्रेशन में नहीं जाऊंगा। और अगर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जाएंगे, उनको भी रोकूंगा। मैं अपने कैबिनेट के लोगों को जो जाना चाहते हैं उनको भी रोकूंगा, क्योंकि नहीं तो हिंदू रिवाइवलिज्म हो जाएगा। विदेश के लोगों को क्या लगेगा कि मैं मंदिर का रिवाइवल कर रहा हूँ। आज नरेंद्र मोदी ठोक के कहते हैं कि भाई काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को मैं बड़ा करूंगा, ओमकारेश्वर कॉरिडोर को मैं बड़ा करूंगा, उज्जैन महाकाल के कॉरिडोर को मैं बड़ा करूंगा,
मैं केदारनाथ अगर खराब होगा उसको ठीक करूंगा। और अब तो हमने देखा ही है अयोध्या में जो मतलब उन्होंने 11 दिन का फास्ट करके उसके साथ प्रबलता से खड़े रहे और पूरे देश ने देखा है तो। और देखिए केवल यही कल्चरल सिंबल देश के लिए नहीं, जो कोई विदेश से भी आता है तो पहले कहाँ मीटिंग होती थी, या तो प्रधानमंत्री भवन में होती थी या किसी 5 स्टार होटल में होती थी या मैक्सिमम हैदराबाद हाउस में होती थी। आज क्या होता है, जीपिंग आते हैं चाइना से, तो उनको तमिलनाडु के एक मंदिर में ले जाते हैं, उनको साबरमती के तट पे ले जाते हैं। शिंजो अबे आते हैं तो उनके साथ बनारस में आरती होती है। अभी फ्रांस से उनके राष्ट्रपति आए तो उनको हवा महल दिखाने जयपुर ले गए। मतलब अपनी जो कल्चरल एंटिटी है, पहले हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते थे तो एक स्टैंडर्ड गिफ्ट था ताजमहल, अब क्या स्टैंडर्ड गिफ्ट है, भगवत गीता। क्या बात, ये स्ट्रैटेजिकल डिफरेंस है। मतलब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं विदेश में, ओबामा से उनका डिनर था तो पहले दिन तो पेपर में खबर आई कि क्या डिनर में मेन्यू है, बट अगले दिन खबर आई प्रधानमंत्री ने वो खाना ही नहीं खाया। क्यों नहीं खाया, क्योंकि उनका नवरात्रि के व्रत थे। तो न्यूयॉर्क टाइम नवरात्रि के व्रत पर रिपोर्टिंग कर रहा, तो वो अपना कल्चर अपने साथ में ले घूमते हैं, उसको शर्म भी नहीं है। ये ओडीओपी जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे उत्तर प्रदेश के और 700 उनको देते हैं, उनको देते हैं, अपने देश की चीजें देते हैं। एम्पावरमेंट ऑफ आर्टिजन्स एंड एग्जैक्टली। तो वो अपने कल्चर को साथ में लेके चलते हैं और ऐसा विश्व भर में होता है। जैसे मैंने कहा मैं भी ऑक्सफोर्ड में था, जिस कमरे में मैं क्लास करता था उसके राज में क्रॉस लगा था, सेंट क्रॉस रूम में मैं क्लास करता था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अपना एक ऑफिशियल चर्च था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो 32 कॉलेज थे उनके अंदर एक चैपल था, एक चैपलिन था, उसका क्वायर ग्रुप था, उसकी सर्विसेज जो होती थी, मतलब जो पूजा पाठ होता था उसकी डिटेल्स एकेडमिक वेबसाइट में लिखी थी। यूके एज ए कंट्री, उसमें जो रानी या राजा होता है वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है, हेड ऑफ द चर्च भी होता है, मतलब कोई सेकुलरिज्म नहीं है और हमें ज्ञान देते हैं वो लोग, और दे आर नॉट इवन अशेम्ड अबाउट इट। उनकी जो राज्यसभा है, मतलब अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड, उसमें 22 पोजीशन रिजर्व्ड है चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए। तो ये सब वहां पे है, लेकिन हमें बताते नहीं तुम हिंदू मत बनो, मैं तो क्रिश्चियन रहूंगा। तो नरेंद्र मोदी ने कहा मैं अपना कल्चर बिल्कुल अपने स्लीव पे पहन कर रहूंगा और मैं किसी के खिलाफ भेदभाव भी नहीं करूंगा। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपकी पूजा करिए, आपको पूरा सम्मान मिलेगा। आप क्रिश्चियन हैं तो आप अपनी पूजा करिए, अपना सम्मान करेगा। लेकिन मैं ड्रामा करने के लिए फैंसी ड्रेस में कभी ये पहन लूंगा, कभी वो पहन लूंगा, नहीं करूंगा। जो मेरा धर्म है मैं उस पूजा पद्धति से करूंगा, उसमें मुझे गर्व है। और भारतीय सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है, वही सभ्यता है जिसने बड़े बड़े ऋषि दिए, जिसने आयुर्वेद भी दिया, जिसने योग भी दिया, जिसने ग्रामर भी दी, जिसने कणाद ऋषि ने कण मतलब एटम की भी थ्योरी दी, वो साइंस भी उसमें निहित है। तो उनको उससे गुरेज नहीं है, उससे शर्म नहीं। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसमें खास सांस्कृतिक, इसमें जो आखिरी कविता है जो अयोध्या पर है उसको हम लोग साथ में पढ़ेंगे तो आनंद आएगा। मैं उसका पेज बताता हूँ, 50 होनी चाहिए वो। हाँ, वो बड़ी कविता है, वही सबसे बड़ी कविता है। और क्योंकि अयोध्या लोगों के, मेरे ख्याल से पेज है 1110, कि अयोध्या के जो मंदिर बना वो एक देखिए 500 साल की लड़ाई थी। मैंने कम से कम 100 डिबेट करी राजेश भाई उसमें। मुझे नहीं लगता था कि वो बन पाएगा अपने जीवन में। हमें लगता था टीवी की डिबेट होगी, एक निबंध लिखेंगे, 4 किताबें लिखेंगे और टॉपिक ऐसे ही चलता रहेगा। मैं उस दिन था अयोध्या में और मतलब भाव विभोर करने वाला था अयोध्या में उस दिन होना। और ऊपर से मतलब हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा हो रही थी। मुझे तो सामने देखा जब पुष्प की वर्षा हुई तो 2014 से 24 में क्या बदला। मैं सरयू के सामने खड़ा था, मुझे एकदम से याद आया, और जैसे फूल गिरे बहुत सारे, तो कुछ फूल सरयू में जो राम की पैरी वहां भी गिर गए, तो वो भी लाल लाल हो गया। मैंने कहा 1990 में भी ये सरयू लाल हुई थी, लेकिन तब वो लाल हुई थी राम भक्तों के खून से, और आज वो लाल हुई है जो राम भक्तों पे पुष्प वर्षा करा रही है सरकार। तो कितना बदलाव है 2014-2024 के भारत में। इस पे आप अगर राम मंदिर का ये कविता पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। तो मैं हिंदी में पढ़ूं जी। तो मैं ये रामायण अपने भगवान राम के जो भव्य मंदिर के ऊपर अपने जो चैप्टर लिखा है उस पर जो कविता आई है ये मैं पढ़ता हूँ। टेंट में रह रहे मेरे श्री राम थे, निराशा को सह रहे करोड़ों राम भक्त थे। मोदी ने कहा राम जन जन की हृदय की अल्पना है। कांग्रेस ने कहा राम तो बस एक कोरी कल्पना है। नहीं चाहती थी कांग्रेस कि बने मंदिर श्री राम का। केजरीवाल ने तो कहा ऐसा मंदिर किस काम का। मंदिर को रोकने के लिए लगाए सिब्बल जैसे कई वकील, और कांग्रेस ने अपने भविष्य के ताबूत में लगाई आखिरी कील। आए मोदी और कोर्ट ने बनाया केस फास्ट ट्रैक करने का मन। उधर योगी ने कराया लाखों पन्नों का तुरंत ट्रांसलेशन। 500 साल बाद रामलला भव्य मंदिर में आ गए हैं और लोग मोदी को फिर से सत्ता में ला रहे हैं। अद्भुत, बहुत सुंदर, क्या भावनाएं हैं। ये आपने खुद सब कविताएं खुद लिखी हैं। कुछ कविताओं के लिए मैंने 1-2 बच्चों के साथ टीम बना के भी लिखा। एक प्रयास का लड़का था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर अब हम आ जाते हैं, अगला चैप्टर है छठा, फॉरेन पॉलिसी पे। फॉरेन पॉलिसी को
कैसे जन जन की पॉलिसी बना दिया। आपको याद होगा G20 के समय ऑटो वाले को भी पता था कि G20 हो रहा है। G20 कई शहरों में, तो हमें फॉरेन पॉलिसी लगता था टाई कोट पहन के कुछ लोग बातें करते होंगे विदेशों में। अब आपको फॉरेन पॉलिसी पता है, आपको पता है जयशंकर क्या बोल के आए हैं कल आपको, क्योंकि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को इतना लोगों की पॉलिसी बना दिया है। और उसके कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे एक तो G20 में हमने देखा अमेरिका में कैसे भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत होता है, उनको स्टेट गेस्ट बनाया जाता है, कई बार उनको अपनी पार्लियामेंट में बुला के स्टैंडिंग ओवेशन मिलते हैं मल्टीपल बार। पीयूष गोयल जाते हैं तो ट्रेड के एग्रीमेंट करके आते हैं, जयशंकर जी जाते हैं तो यूरोप को खरी खोटी सुना के आते हैं। मतलब पहले ये था कि भाई भारत अपनी विदेश नीति भी यूरोप के हिसाब से बनाएगा, अमेरिका के हिसाब से बनाएगा। अब रशिया यूक्रेन के वॉर में आपसे कहा कि आप रशिया से तेल मत खरीदो, उसने कहा भाई जितना तो मैं एक महीने में खरीदता उतना तो तुमने कल दोपहर में खरीदा, मुझे क्या बता रहे हो तुम। और उन्होंने कहा भाई यूरोप को इस आवरण से बाहर आना चाहिए कि यूरोप की प्रॉब्लम तो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम या पूरी दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। मेरे यहाँ पाकिस्तान कब से तंग कर रहा है, आप तो उसको पूरी सप्लाई करते हैं, आपसे खरीदते भी हैं बेचते भी हैं। मुझको तो चाइना कब से तंग कर रहा है, आप चाइना को बेचते भी चाइना से खरीदते, तो मुझे ये ज्ञान मत बांटिए, मैं उससे डील करूंगा जिससे मेरे को खरीदना होगा, मैं उससे। तो ये भारत ऐसी स्थिति में नहीं रहता था। भारत कहता अच्छा यूरोप ने कह दिया थोड़ा सा आगे कर लो, उसने कह दिया ऐसे कर दो। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी भी हमारे लोगों के हित में नहीं बनती थी कि विदेश में कौन क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा हमारे साथ, रिलेशन कौन क्या कहेगा, हमारे रिलेशन ना बढ़े, इस डर में रहती थी। मतलब मैं थोड़ा सा टॉपिक से बाहर जाऊंगा, हमने चाइना बॉर्डर में सड़क क्यों नहीं बनाई पता है? मतलब तर्क ये था कि अगर हम सड़क बना देंगे तो सड़क से घुस के चाइनीज अंदर आ जाएंगे। मतलब इतना डिफिटिस्ट थॉट कि अगर मैं सड़क बना दूंगा, और अब हम क्यों चाइना के आंख में आंख डाल पाते, क्योंकि हमने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अपना अच्छा कर दिया। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी में हमने क्या क्या किया कि यूक्रेन और जब रशिया की लड़ाई होती है तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हमसे कहते हैं कि क्या भारत मध्यस्थता कर सकता है, अगर भारत का झंडा लगाओ तो बच्चों की बसों को जाने दिया जाता है। भारत की आज वो साख है। मोदी जी की वजह से परमाणु बम गिरने से रोका गया, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा नहीं, अभी कल बिल्कुल देख रहे थे न्यूज़ वगैरह में। और एक जो सबसे प्यारी चीज करी, नरेंद्र मोदी जब न्यूयॉर्क जाते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जब जर्मनी जाते हैं, जब यूएई जाते हैं, तो वहां का जो डायस्पोरा है, जो वहां के एनआरआई है, उनके साथ बैठते हैं। और वो इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं कि वहां के पॉलिटिशियंस भी थोड़े से परेशान होते हैं, भाई मेरे देश में इसने कैसे इतने लोग इकट्ठे कर लिए, ये चुनाव लड़ रहा है कि ये लोगों से मिल रहा है। तो आप देखिए कि एनआरआई से क्या प्यारा कनेक्ट हो गया है, क्योंकि जब एनआरआई दूर होता है थोड़ा सा देश से कटने भी लगता है कई बार। तो उन्होंने जगाया कि भाई, और कहा कि आप मेरे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्या बात है, मतलब हम लोग कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उन्होंने ब्रेन ड्रेन को ब्रांड एम्बेसडर में कन्वर्ट कर दिया। और हर भारतीय को उन्होंने टारगेट भी दिया कि हर भारतीय विदेशी मूल के 5 लोगों को भारत लेके आए और उसको भारत घुमा के आए। मतलब कैसे कैसे उनमें भी भावना भरी, और वो अपने देश का फायदा भी क्या हुआ। जो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कंटेंट क्रिएटर्स को अवार्ड दिया और कहा कि आपका हर लाइक भारत के लिए लाइक बन जाए। तो जो उनकी जो नेशन फर्स्ट है ना, वो जो चीज़ है वो आपकी उनकी फॉरेन पॉलिसी में दिखती है। और जो अलग अलग जैसे क्वाड है, चाहे I2U2 है, ब्रिक्स है, तो अगर आप G20 में जो स्पेस नहीं देंगे तो मैं कुछ और अपना समूह बना लूंगा। तो भारत जो ये 4-4, 5-5 लोगों के देशों के ग्रुप में आ गया है, उससे भी बहुत समृद्धि मिली है। अब भारत चाइना और पाकिस्तान को डील करने में बिल्कुल सशक्त है। अगर इमरान मसूद को चाइना थोड़ी मुश्किल करता है डिक्लेयर करने में टेररिस्ट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, तो चाइना पर दबाव बनाता है, चाइना की ऐप्स क्लोज कर देता है, हवाई को इंडिया में नहीं आने देता है। तो भारत को डर के नहीं करता, फ्रंट फुट पर भी मैं तुम्हें दबाव दूंगा। देखिए फॉरेन पॉलिसी इज ऑल अबाउट पुश एंड पुल्स, राइट। वो अपना पुश बनाते हैं और चाइना उधर मान जाता है और अजहर मसूद डिक्लेयर हो जाते हैं। तो ये किस तरह से नरेंद्र मोदी ने करा है, और साथ में वैक्सीन के थ्रू वैक्सीन मैत्री भी करी कि भाई अमेरिका की कंपनियां कह रही हम तो बेचेंगे और हम तो इतना बड़ा पैसा लेंगे। और आज भी मैंने सुना है फाइजर का केस चल रहा है 2-3 कंट्री से कि हमें पैसा नहीं आया। भारत 90 से भी ज्यादा कंट्री को वैक्सीन मैत्री में अपने देश के 100 करोड़ लोगों को 2 बार वैक्सीन लगाता है, और 90 से भी ज्यादा देशों में वैक्सीन भेज भी देता है। और वो एक मानवतावादी चीज भी है, उससे डिप्लोमेसी भी है कि भाई वो देश अब आपके प्रति कृतज्ञ है कि ऐसे समय में जब कोई आपकी मदद नहीं कर रहा था, जब आपको पता ही नहीं था बीमारी क्या है, तब भारत देश, अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है मदद बड़ी, यूके कुछ बड़ी मदद नहीं कर रहा, भारत देश 90 से ज्यादा देशों को वैक्सीन दे रहा है। तो ये इसको मैंने कैप्चर करने की कोशिश ये भी पढ़ना चाहिए वसुदेव कुटुंबकम। ये विदेश नीति में, क्योंकि हमारे यहाँ, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो फॉरेन के स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, अच्छा आपके आईपी में फॉरेन के स्टूडेंट बहुत सुंदर, और आते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, पढ़ते हैं, और ऋषिकेश जाते हैं, काशी जाते हैं, और मेंटर्स भी आते हैं, बहुत सुंदर, आंखों में आंसू से रोते हैं। क्या बात। देखिए उनकी कंट्रीज थोड़ी सी ड्राई हैं, उनमें ह्यूमन टच बहुत कम है। आप मतलब मैंने 2-2, 3-3 साल काम किया है विदेशों में, कोई आपको घर भी इनवाइट नहीं करता, अपने इवेंट्स में इनवाइट नहीं करता, तो वो एक अलग तरह की बड़ी पर्सनल स्पेस वाली जगह है। हमारे यहाँ तो मतलब पहले दिन आए तो आपको घर ले आके खाना खिलाएंगे। ये फर्क योग और भोग में है। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ी ये पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारी फिलॉसफी है, भारत की विदेश नीति की क्या फिलॉसफी है उस पे है। बहुत सुंदर। वसुदेव कुटुंबकम की भावना को भारत ने अपना माना है,
फर्स्ट रेस्पोंडेंट के नाम से सारी दुनिया ने हमको जाना है। 98 देशों को कोविड का टीका, भूकंप में नेपाल में काम, यमन में यूक्रेन में युद्ध में भी बना सहायक भारत का नाम। क्या बात। तो भारत अब फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन गया है कि भाई कहाँ सबसे पे पहले भी पहुंचते सबसे पहले पहुंचेगा। और जब जैसे वो यमन जाता है तो केवल अपने लोगों को लेके नहीं आता है, जो और भी लोग उनकी एम्बेसी से भी रिक्वेस्ट आती है उनको भी भारत लाके फिर वो भारत से फिर वो अपने अपने देश अच्छा, चले ये जाते मुझे हैं। समझ में नहीं आया, भारत का तिरंगा दिखा के पाकिस्तानी भी वहां से निकले ऐसे, ये इतना इम्पैक्ट कैसे हो गया? यार देखिए, क्योंकि देखिए भारत की कभी भी फर्स्ट अटैक पॉलिसी नहीं रही है। भारत ने अभी पाकिस्तान पे, चाइना पे भी हमला कराया तो उनके किसी प्रोवोकेशन पे करा। और भारत की इमेज है कि भारत साइंटिफिक पावर भी है, भारत एक टेक्नोलॉजी पावर भी है, भारत एक डेमोक्रेटिक पावर भी है। तो ये सब जब देखता है कि भारतीय जब यूएई में जाते हैं तो वहाँ पे एक नर्सिंग स्टाफ बन जाता है, भारतीय जब यूके यूएस में जाते हैं तो एक एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट बन जाता है। आज गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, सब में भारत के सीईओ हैं, स्टारबक्स में भारत के सीईओ हैं। तो वो जब दिखता है कि यार भारतीय पढ़े लिखे अच्छे ईमानदार लोग हैं, चाहे किसी भी तबके से हो, तो ये जो भारत की इमेज है और उसके ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो मिला के जब एक कॉम्बिनेशन बनता है तो भारत के लिए जो सम्मान है वो एक अलग लेवल का पहुंच गया पिछले 10 साल। अद्भुत अद्भुत। इसके बाद हम पहुंचते हैं अर्थव्यवस्था पे, जो बड़ा कहा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी है वैसी। देखिए भारत जब 2014 में मोदी जी ने लिया तो फ्रजाइल 5 माना जाता था। फ्रजाइल 5 मतलब कमजोर 5, किसी दिन भी भारत की अर्थव्यवस्था ढह सकती है। और भारत 10वीं इकोनॉमी थी, आज भारत टॉप 5 में आ चुका है। अब सोच रहे हैं फ्रजाइल 5 से टॉप 5 में केवल आप 10 साल में आ गए। अच्छा, इसमें एक बात आपसे ये रवि बाबू कह रहे हैं जी, ये पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। शांतनु बाबू, इन सब आंकड़ों से पेट नहीं भरता जो आपने अब तक बताया उन्होंने, क्योंकि देखो इन लोगों के साथ बोलो कि आप आंकड़े दोगे तो कहेंगे आंकड़े ठीक नहीं है, पहले तो कहेंगे आंकड़े कहाँ हैं, और फिर जब आंकड़े दे देंगे ठीक ठीक तो कहेंगे आंकड़ों से नहीं, ये बात बताइए, वो बात बेसिकली उनको बचना है। आम आदमी को रोजगार चाहिए, बिल्कुल रोजगार और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या किया है मोदी ने, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। हाँ देखिए, जैसे जब ये एक बहुत सिंपल सा फंडा है, जैसे आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी तो ट्रिकल डाउन होगी। इकोनॉमी बड़ी हो जाएगी आपकी एक्स इकोनॉमी अगर 10x हो जाती है तो क्या होगा उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा? भगवान आके तो बना नहीं देंगे। उसमें इंजीनियर लगेंगे, उसमें सामान स्टील लगेगी, उसमें पत्थर लगेगा, उसमें बजरी लगेगी, उसमें रोड लगेगा, उसमें मजदूर लगेंगे। तो जब जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड है वो इतना बड़ा है। और फिर दूसरा कैसा है, गवर्नमेंट की जॉब तो देखिए 2 या 3% ही है। जो भारत का जो संगठित क्षेत्र है वो अगर 10-12% का है तो उसमें 2-3% गवर्नमेंट है, बाकी सारा प्राइवेट है, बाकी असंगठित है अभी। तो आपको बेसिकली संगठित बढ़ाना पड़ेगा। संगठित कैसे बढ़ेगा? जब आप बिजनेस लगाना, आप तो खुद बिजनेसमैन हैं, जब आपको बिजनेस लगाना आसान हो जाए। भारत 150 से भी ऊपर होता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, अब वो 50 के आसपास आ गया। अब भारत में कंपनी, आप 3 से 4 दिन में आपका दिन है तो कंपनी बना सकते हैं, आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं, पैन, जिसमें पहले 3-3 महीने 6-6 महीने लग जाते थे, तो कंपनी बनाना आसान हो गया। तो भारत में अब क्योंकि भारत की ब्रांड बड़ी है तो वीसी जल्दी आता है, बाहर का पैसा भी और अंदर का पैसा भी। तो क्या होता है उससे, अब भारत में 150 यूनिकॉर्न है। और जो पीएफ का डेटा है, पीएफ मतलब ईपीएफओ, उससे पता लगता है कि जो भारत में जॉब नहीं है, भारत में जॉब नहीं है। जॉब केवल राहुल गांधी के पास नहीं होगा, शायद अखिलेश यादव के पास नहीं होगा, भारत की युवा के पास तो जॉब है। और मैंने उसको डेटा भी दिया कि भारत में जो ईपीएफओ का डेटा है, पिछले 3 साल में 4 करोड़ लोगों ने ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन कराया। और ईपीएफओ आप रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं सकते जब आपकी फॉर्मल जॉब ना हो। तो ये जो जॉब का आंकड़ा है, तो क्या करते हैं, ये कहते हैं अपने टाइप की रिसर्च एजेंसी ले लेते हैं, उससे कहते हैं ये डेटा रिलीज कर दो, और उसको फिर गाते रहते हैं कि इसने दिया है, उसने दिया है, इसने दिया डेटा। और जो गिग इकोनॉमी है वो इतनी बड़ी हो गई है, चाहे वो आपके ओला के ड्राइवर्स हों, चाहे आपके ऊबर के ड्राइवर्स हों, चाहे आपके वो राइडर्स हों किसी भी सर्विस के, वो एक बड़ी इकोनॉमी हो गई, उसको अभी फॉर्मलाइज करा जा रहा है। और साथ में मेक इन इंडिया, कि जैसे पहले भारत में 2 कंपनी थी जो मोबाइल बनाती थी, अब 90 से ज़्यादा कंपनी जो मोबाइल बनाती हैं। अब भारत में बड़ा परसेंट, 90% फ़ोन जो भारत में यूज़ करते हैं भारत में बनते हैं। आईफोन जो बाहर से आता था, चाइना से आता था, वो भारत में आ गया। सैमसंग की जो स्क्रीन डिस्प्ले की यूनिट थी जो चाइना से शिफ्ट हुई कोरोना में, वो हमारे नोएडा में आई। तो ये जो है भारत की इकोनॉमी। भारत की जो फॉर्मल इकोनॉमी है वो बढ़ती जा रही है। डिमोनेटाइजेशन से बड़ा फर्क पड़ा। अब एक फूल वाली भी आप टिक 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 करो और आप यूपीआई से पेमेंट दे लो किसी भी तरह से। मुझे याद है चिदम्बरम जी ने बड़े मतलब मजाक में कहा था कि भाई मेरे यहाँ जो हाट लगता है, जो सब्जी वाली बैठती है, वो कहाँ लेगी, वो ईपॉस से मशीन लेगी, वो 7.5 रुपये लेगी। अब 7.5 क्या 50 पैसे दे सकते हैं आप। इतने सारे टूल्स बन गए, उसमें गूगल पे है, उसमें रुपए है, भारत पे है, पेटीएम है, व्हाट्सएप से भी पे कर सकते हैं। तो मतलब हम सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बन गए। हम आज से 10 साल पहले बहुत कम थे। पहले हमने चाइना के बराबर आए, चाइना को ओवरटेक करा, उसके डबल हुए, तो हम उसके बहुत आगे निकल चुके हैं। और जो हमारा जो यूपीआई सिस्टम है और जो रुपए सिस्टम है वो वर्ल्ड ओवर जा रहा है। अब फ्रांस में आप रुपए में पेमेंट कर सकते हैं, आप सिंगापुर में कर सकते हैं, आप कई कंट्रीज में, वहां मतलब लिखा हुआ है, वहां लिखा है एयरपोर्ट पे
कि हम रुपए में भी पेमेंट पहले हम तो वो डॉलर को एक्सचेंज करेंगे, इसको करेंगे, अब अपना वही आप अपना उसी तरह से वहां से कर सकते हैं। कमाल है तो ये सब जो चीजें हुई हैं हमारी इकोनॉमी में, मेरे ख्याल से अद्भुत है। और ये ट्रेंड जो अच्छा आया है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है, मुझे याद है रघुराम राजन और राहुल गांधी ने वीडियो शूट करा था कि अगर भारत 5% ग्रोथ रेट भी ले ले तो आई विल बी सरप्राइज्ड, मतलब मैं अचरज में आ जाऊंगा कि 5% है। अब तो क्वार्टर टू क्वार्टर 8%, 7.5 तो आम हो गई क्वार्टर टू क्वार्टर। ओवरऑल भी जो IMF भी कह रहा है वो भी 6.5-7 की रेटिंग दे रहा है भारत की ग्रोथ रेट। वो पूछ भी बड़े कॉन्फिडेंस है रघु। हाँ, देखो वो तो आपको पता है रघुराम राजन, मुझे दुख होता है, इकोनॉमिस्ट हैं कि वो पॉलिटिशियन है, पहले वो बताते हैं और कि वो एज ए इकोनॉमिस्ट वो स्टेटमेंट देते हैं 5% का, या उनकी इकोनॉमिस्ट की पढ़ाई ठीक से नहीं हुई है, या फिर एज ए पॉलिटिशियन राहुल गांधी के कहने पे वो कहते हैं। और बेसिकली ये गलत बात है कि उससे क्या होता है, निराशा आती है, फिर आपकी वर्ड ओवर आपकी इमेज बनती है। IMF कह रहा है कि भाई आपकी 6.5 की, सॉरी 6 से 7.5 तक की होगी, लेकिन इनको ज्यादा पता है IMF से। तो ये जो हुआ है भारत में, और भय और भ्रम फैलाना जो है वो बहुत आसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर आप जवाब देते रहो। बिल्कुल, और उसमें समय लगता है, और ये इनका तरीका है कि भय फैला के चले, फैला करके पूरा इकोसिस्टम काम करता है। और एक भारत में एक अच्छी चीज हुई है भारत का युवा के साथ, और आपने भी देखा होगा अपने इंस्टीट्यूट में, कि भारत का युवा केवल जॉब लेना नहीं चाहता, वो जॉब क्रिएटर भी बनना चाहता है। और उसके लिए उसके पास साधन नहीं है, उसके लिए उसके पास स्टैंड अप इंडिया है, उसके लिए उसके पास स्टार्टअप इंडिया है, उसके लिए मुद्रा लोन है, उसके लिए उसके पास स्वनिधि योजना है। तो हर तबके के लिए अलग अलग योजना है कि वो पहले जो क्रेडिट आसानी से नहीं ले पाता था, जो लोन आसानी से नहीं ले पाता था, जो फंड रेजिंग आसानी से नहीं कर पाता था, आज वो कर पाता है। तो जॉब भी बढ़ रही है, और स्वरोजगार, जो अपना रोजगार है, जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर है, वो भी भारत में बहुत जोर से बढ़ रहा है। बहुत ही सुंदर। तो इस तरह से हम, और इस सब को देख के भारत का सेंसेक्स तो आपने देखा ही है, वो बिल्कुल उछाल पर है हर समय से पिछले 10 साल में। और सेंसेक्स के जितने ज्ञाता है उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 का इलेक्शन हारते हैं तो सेंसेक्स 25 से 30% गिर जाएगा, ऐसे सेंसेक्स के जानने वालों का मानना है। तो मतलब सेंसेक्स जो बिल्कुल टॉप ऑफ द टॉप इकोनॉमी की नजर पे चलता है, वो भी नरेंद्र मोदी का कायल है। वाह। तो अब हम 8th पे आ सकते हैं। हाँ, नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट उसी का पार्ट है। अच्छा, कि किस तरह से वुमेन का जो वर्कफोर्स है वो बढ़ रहा है, वर्कफोर्स में वो जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में वो बढ़ रहा है, वो बताना चाहे मैं। बहुत सुंदर। अब हम 153 पेज पे हैं, जो हमारा अगला चैप्टर है, और आर्ट स्टाइल है अमर चित्रकथा स्टाइल। अच्छा। जो ट्रेडिशनल इंडियन कॉमिक्स आर्ट स्टाइल ठीक है, वो आपको 153 से दिखेगा। देखिए आपको आर्ट स्टाइल एकदम सालों दिखेगा। और ये है इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब आप जब विदेश में जाते हैं तो आप भी छाती ठोक के कह सकते हो मेरे यहाँ भी ऐसे हाईवे हैं। मेरे एयरपोर्ट आए थे कनाडा से, बड़ी बातें कर रहे थे। जी, जी। मैं जरा गाड़ी में बिठा के ये एक्सप्रेस वे पे ले गया था। दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज नो लेस देन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो अब हमारे एक्सप्रेस वे, हमारे एयरपोर्ट, हमारी फ्लाइट्स, हमारे जहाज, हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, वो जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी। कैसे भारत ने 50 से 60 हज़ार किलोमीटर नेशनल हाईवे ऐड किया है, अलग अलग प्रदेशों ने एक्सप्रेस वे ऐड करे। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, उत्तर प्रदेश को तो प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेस वे स्टेट कह दिया है, और उस एक्सप्रेस में जाने के लिए भी फास्टैग है। जो पहले एवरेज वेट 6 से 7 मिनट की होती थी, वो एवरेज वेट 30 सेकंड की आ गई है। गडकरी जी कह रहे हैं उसको 5 सेकंड कर दूंगा, मतलब गडकरी जी का अलग ही अभियान में लगे, वो हर डिस्टेंस को 8-8 घंटे को 2-2 घंटे कर दिया। भारी ट्रस्ट है लोगों को, भारी ट्रस्ट है उनको उनके काम पे। तो आपने पहले सड़कें अच्छी कर दी, उन पे जाना अच्छा कर दिया, फिर एयरपोर्ट। अब आप छोटे छोटे शहरों में सुबह जाके शाम आ सकते हैं, शिरडी सुबह जाके शाम आ सकते हैं, प्रयाग सुबह जाके शाम आ सकते हैं, आप गोरखपुर सुबह जाके शाम आ सकते हैं। 75 नए शहरों में नए एयरपोर्ट बने उड़ान। मुरादाबाद में आप मुरादाबाद जाके शाम को आ सकते हैं। तो और नरेंद्र मोदी का सपना क्या है, बहुत सुंदर बात है कि एक हवाई चप्पल, मतलब नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं चाहता हूं हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज चढ़े, वो मेरा सपना, और वो कर दिया उन्होंने। उसके रेट्स भी ऐसे हो गए कि 2000, 2500, 3000 में हो गए। कई बार आपको स्कीम में 800-900 की टिकट मिल जाती है। ठीक है, फिर ट्रेनों के रूट, अब भारत की कई शहरों में, पहले दिल्ली में मेट्रो चलती थी, अब भारत की कई शहरों में मेट्रो चलती है। अभी आगरा की मेट्रो चली, अभी साउथ में मेट्रो चली, अब कई शहरों में मेट्रो चल रही है। रेलवे का नेटवर्क बड़ा होता जा रहा है। तो ठीक है, सड़क पे आप चले गए, हवाई जहाज में आप चले गए, रेल पे आप चले गए, अब जहाज में वाटरवेज भारत में बन रहे हैं। आपने देखा होगा कैसे जो काशी के जो जहाज हैं वो बंगाल की तरफ जा रहे हैं, वो आसाम की तरफ जा रहे हैं। हमने वाटरवेज को यूज ही नहीं करा कभी ढंग से, वाटरवेज बन रहे हैं। और ये चारों तो ठीक है, अंतरिक्ष में भी नहीं छोड़ रहे हैं। अंतरिक्ष में हम चांद पे झंडा गाड़ के आ रहे हैं, सूरज पे भेज रहे हैं। हम ब्लैक होल को स्टडी करने वाले 3-4 देश बचे में आ गए। हम सूरज पे भेजने वाले प्रोब को भेजने वाले 3-4 देशों में बन गए। हम चंद्रमा के साउथ पोल पे जाने वाले पहले देश बन गए। ये हमने सोचा ही नहीं था कि हमारे साथ ये सब होगा। ये कनेक्टिविटी नहीं, जो हमारी गैस पाइपलाइंस हैं वो केवल पहले 50 देशों में 50 डिस्ट्रिक्ट में गैस पाइपलाइन की थ्रू आती थी, अब 650 डिस्ट्रिक्ट में गैस पाइपलाइन की थ्रू आती है। कनेक्टिविटी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, मुझे याद है मैं छोटे शहरों में जाता था, मुझे टीवी में लाइव करना मुश्किल हो जाता था। अयोध्या में जब था मैं उस दिन, अयोध्या छोटा शहर में गिना जाएगा, अब तो बहुत बड़ा हो रहा है वो,
वहां पे हम 5G कर रहे थे, बस्ती में क्या वहां से हम 5G कर रहे थे, शिरडी में क्या वहां से हम 5G नेटवर्क मिल रहा है, तो कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। तो हर क्षेत्र में जो भारत कनेक्टेड भारत हो गया है, वो मैंने इसमें दर्शाना बहुत चाहा। सुंदर, बहुत सुंदर। ये इसका मतलब काम हो सकता था। काम से। और देखिए इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, सड़कें आज से नहीं बनती हैं, हवाई जहाज कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, जहाज चलाना नई टेक्नोलॉजी नहीं है, सड़क बनाना नई टेक्नोलॉजी नहीं है, फास्टैग नई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसको सोचा ही नहीं, कोई लाया नहीं, क्योंकि इनको लाने में दिक्कत होती। आपको याद है जब फास्टैग आया तो दिक्कत हुई नहीं, 6 महीने दिक्कत हुई, उस दिक्कत को किसी को झेलना पड़ेगा ना आपको। अगर अच्छा, और कई बार आप करते करते सीखते हैं, अच्छा ये प्रॉब्लम है, अब ये होगा, ये प्रॉब्लम है, ये होगा, दिक्कत होगी। लेकिन देखो दिक्कत तभी झेल पाती है जब विश्वास वाला नेता हो। उनका अच्छा नरेंद्र मोदी ने किया है, डिसीजन सही है, शायद थोड़ी सी जिसे हम कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स होंगी। टीथिंग प्रॉब्लम झेल भी आदमी क्यों लेता है? क्योंकि उसके पता है पीछे नरेंद्र मोदी है। अगर मैं बता रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, डिमोनेटाइजेशन अगर किसी और नेता ने किया होता, सड़कों पे दंगे हो जाते। लेकिन लोगों ने कहा भाई लोगों के घर में शादी, वो अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे, लोगों के घर में कुछ काम में पैसा नहीं निकाल पा रहे। लोगों ने कहा नहीं, नरेंद्र मोदी ने कहा है देश के रोज भला हो, इसलिए मैं लाइन में लगूंगा, और कुछ नहीं हुआ। तो जो लीडर का विश्वास है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी पॉलिसी, ये पॉलिसी कोई चाहे भी तो कर नहीं सकता, क्योंकि आपको लीडर का विश्वास भी होना चाहिए कि करा किसने है। नहीं तो लोगों ने कहा यार चोरी का नया माध्यम आ गया गवर्नमेंट का कोई, लेकिन आज सोचता है नरेंद्र मोदी ने कोई नई स्कीम निकाली है, कोई नई योजना बनाई है, कोई नई प्रणाली, कोई नई टेक्नोलॉजी लाई है लोगों की भलाई के लिए। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट। बहुत सुंदर। इसलिए अब हम इसके बाद 174 पे आ जाते हैं, जहां पे हम एजुकेशन पे बात करेंगे, शिक्षा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आर्ट स्टाइल भी बड़ा कॉमन, डिज्नी कार्टून लाइफ स्टाइल, जिसमें बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। तो ये आर्ट स्टाइल है यहाँ पे, बहुत सुंदर। इसमें सबसे पहले तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। इससे पहले हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी 1968 और 86 में आई थी। कैन यू इमेजिन? उसके बाद किसी न्यू एजुकेशन, मतलब एजुकेशन इतनी आगे बढ़ गई, विधाएं इतनी आगे बढ़ गई, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई, लेकिन हम 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में बैठे। अब किसी बार पहली बार अटेम्प्ट करा तो इन 10 सालों में करा। उसमें बहुत सारी हमें बड़ी खुशी है कि क्रिएटिविटी को बहुत अच्छा पेडिस्टल मिला है इसमें। हर तरह की चीज को फॉर्मलाइज कर दिया। आप तो फोटोग्राफी के, वीडियोग्राफी के और क्रिएटिव जगत के व्यक्ति हैं, आपको आनंद आया होगा। अच्छा, यहाँ आपसे जो आप उनको कुछ बता रहे हैं रवि भाई को, रवि भाई शिक्षा के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में कई व्यापक बदलाव किए थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पूरे देश में शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत बदलाव किए हैं। उन्हीं को मैं बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा हूँ। समझा के मानोगे ही, समझा के मानेंगे। तो पहले तो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई, जिसमें अब आप पहले ईयर भी कॉलेज से एग्जिट कर सकते हो, आपको डिप्लोमा मिलेगा। दूसरे ईयर कर सकते हो, तो पहले ईयर सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे में डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे में डिग्री मिलेगी, चौथे में ऑनर्स के साथ डिग्री मिलेगी। अब कितना आसान हो गया, और फिर दोबारा वापस भी आ सकते हो आप और कंटिन्यू कर सकते हो। कितना आसान हो गया, और ये किसी विदेशी सिस्टम में फिट भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। आप कहीं भी विदेश में पढ़ाई कर सकते हो। IITs की संख्या बढ़ गई है, पहले 14 थे अब 23 हो गए। IIMs पहले 13 थे अब 21 हो गए। मतलब ऑलमोस्ट हर साल एक नया IIT, नया IIM खुला है, जिनको सुनने में सालों लग जाते थे। मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई बढ़ गई है, ऑनलाइन पढ़ाई करना बहुत आसान हो गया है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियां बढ़ गई हैं। हम यूपी में बैठे हैं, फिजिक्स वाला यहीं से चलती है, बड़ी यूनिकॉर्न है। फिर प्रधानमंत्री जी किस स्तर पर जाते हैं लोगों से कनेक्ट होने? उनको पता लगा कि परीक्षा एक बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ा हुआ प्रेशर है। बच्चे सुसाइड करते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्होंने एक नई चीज करी, परीक्षा पे चर्चा। और आपको पता है इस बार परीक्षा में चर्चा कितने लोगों ने रजिस्टर करा? 2.5 करोड़ बच्चों ने रजिस्टर करा, और वो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद तालकटोरा स्टेडियम से, किसी बड़े स्टेडियम से बहुत सारे बच्चों को सामने बिठा के बात करते हैं, और बच्चे बड़े वैलिड क्वेश्चन पूछते हैं, और परिवार भी सुनता है कि भाई ये आखिरी दांव नहीं है, एग्जाम तो बहुत सारे आने वाले हैं। अभी आप कोई नीट का एग्जाम देंगे, IIT का एग्जाम देंगे, एंट्रेंस एग्जाम देंगे, फिर इंटरव्यू देंगे, फिर दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देंगे, फिर आगे भी बहुत सारी चीजें होती है। परीक्षा तक एग्जाम आते रहेंगे, पर ये भी एक पड़ाव है, इसको उस तरह से पार करिए, उतना टेंशन मत लीजिए। तो प्रधानमंत्री सीधे बच्चों से जुड़ रहे हैं, डिस्ट्रेस कर दिया, डिस्ट्रेस कर रहे हैं, और लोग और किताब भी लिख दी एग्जाम वॉरियर्स बोल के, घर घर वो किताब है, हिंदी इंग्लिश कई 13-14 भाषाओं में वो किताब है। तो परीक्षा पे चर्चा जैसा उन्होंने एक माध्यम शुरू करा। फिर एक बहुत, मुझे अपने समय से याद है, एक जो बहुत बड़ा कदम लिया है वो है एग्जाम्स को कॉमन करना। पहले हमें याद है इंजीनियरिंग के 10 एग्जाम भरो, मेडिकल का है तो मेडिकल के 10 एग्जाम भरो, कॉलेज में लेना है एडमिशन तो उसके एग्जाम, कई कॉलेजों के अलग अलग फॉर्म भरो, उनकी अलग अलग फीस दो, उनके अलग अलग फॉर्मेट है, उनमें अलग अलग सर्टिफिकेट लगेंगे, उनके अलग अलग एग्जाम सेंटर हैं, वहां जाके एग्जाम दो, और फिर कौन से इनके अलग अलग शहरों में जाओ। एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति कर पाएगा क्या? वो एग्जाम ही नहीं दे पाता था, अब कॉमन हो गए। IIT JEE के दायरे में बहुत सारे आ गए, नीट के दायरे में बहुत सारे आ गए, CUET के दायरे में बहुत सारे आ गए। और इससे दिक्कत किसे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु को दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि जो वहाँ नेताओं के, DMK के नेता जो कॉलेज चलाते हैं, अब वो उसमें डोनेशन नहीं ले पा रहे, उसमें वो फर्जी एडमिशन नहीं कर पा रहे, इसलिए वो नीट में नहीं जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे, तो लोग कॉमन। तो ये जो बहुत सारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो भी खत्म हो रहे हैं। लेकिन विद्यार्थियों के लिए तो इतना सुंदर हो गया है कि अब आप 1 या 2 या 3 एग्जाम दो, उससे आप पूरे भारत को
कवर कर सकते हो। 88 केस पे जाऊंगा, बहुत काम का केस है। इनोवेशन पे बहुत सारा काम हुआ है कि स्कूलों में अटल इनोवेशन सेंटर कैसे बने, अटल इंक्यूबेशन सेंटर कैसे बने, अटल टिंकरिंग लैब कैसे बने, कि बच्चों को चाहते हैं कि बच्चे एंटरप्रेन्योर बने, केवल बच्चे नौकरी लेते ना रहे, नौकरी क्रिएटर भी बने। ये स्कूल से ही शुरू हो जाता है। एक बहुत प्यारी विधा है जो 89 केस में है। हम विदेश में जाते हैं तो जैसे मेरी भी यूके में पढ़ाई हुई है खुद की, मैं वो देखता हूँ। इस बार मैं शिवनिंग एक स्कॉलरशिप होती है, उसके बड़े कार्यक्रम में गया। मैंने रियलाइज करा कि यूके एक बहुत बड़ा पैसा खर्च करता है विदेशी बच्चों को अपने यहाँ पढ़ाने में, स्कॉलरशिप देने में। क्यों करता है कि एक तरह की सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी है, एक तरह के ब्रांड एम्बेसडर है। आप यूके में 2-3 साल पढ़ेंगे, वापस जाएंगे तो सॉफ्ट रहेंगे यूके की तरह। अमेरिका में भी ऐसा होता है। तो ऐसी विधा भारत में मोदी जी ने शुरू करी कि भारत की यूनिवर्सिटियां विदेशी यूनिवर्सिटियों को क्यों नहीं कनेक्ट कर सकती हैं। पहले कम से कम अपने आसपास के कंट्री से शुरू करें, अफ्रीका से शुरू करें। तो उन्हें SII बनाया, स्टडी इन इंडिया, और बहुत बड़ा प्रोग्राम बन गया। बहुत सारे विदेशी छात्र भारत में पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर। और आखिरी जो केस है, किस तरह से खेल कूदों को भारत में बढ़ावा दिया जाए, चाहे वो फिट इंडिया हो, चाहे वो खेलो इंडिया हो, चाहे वो स्कूल लेवल के कंपटीशन, चाहे वो कॉलेज लेवल के कंपटीशन हो। और हम सीधे देखते हैं हमारी एशिया टैली, हमारी ओलंपियाड टैली, हमारी खेलों की टैली जीतना शुरू कर दिया। कैसे जो बड़े बड़े मुश्किल खेल उसमें हमने जीतना शुरू कर दिया, स्कूलों से शुरू कर दिया। तो ये मेरा शिक्षा। प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट बात करते हैं, प्लेयर जीत के आता है, हार के आता है। हार के भी आता है। देखिए, जीतने में तो सब बात करते हैं, तो जीतने में तो देखिए विजेता के साथ खड़े होने में सब सम्मान पाते हैं। वो हारने में खड़े होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हारते हैं और वो दूर होते हैं तो कॉल पे कहते हैं रोइए नहीं, मुझे पूरी आवाज आ रही है। मतलब आप एक अभिभावक की तरह, पिता की तरह खड़े। आपके पास काम कम नहीं है, आपको यहाँ G20 में जाना है, आपको अमेरिका जाना है, आपको कैबिनेट जाना है, आपको चुनाव करना है। उस बीच एक खेल हो रहा है, उसमें आपके खिलाड़ी हारे हैं, उसमें भी नरेंद्र मोदी कॉल करें। ये जो मार्मिकता है मेरे ख्याल से वही उनको एक राष्ट्र नायक बनाती है। आखिरी चैप्टर हमने मोदी जी की बात करी जो 91 से शुरू है, वो है कि इस समय मोदी फैक्टर क्या है। हाँ, क्या ये कोई और नेता भी कर पाता? शायद नहीं, इस सुगढ़ता से नहीं कर पाता। आगे आप कर पाए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, टर्मैक दे दिया। अब तो आपको फ्लाइट लेनी है। उसमें मैंने केवल 11 केवल नरेंद्र मोदी की क्वालिटी लिखी है। और जो सबसे पहली क्वालिटी है कि नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु वाज बोर्न आफ्टर 1947। अब ये सुनने में तो लगेगा डेट की तो बात है, लेकिन ये आपके सोच में विचार उनका जो स्वतंत्र है, जो मैंने कहा ना कि भाई वो तो दिवाली बड़े खुल के मनाते हैं, वो बाहर जाते हैं तो भगवत गीता देते हैं। इसके लिए आपका दिमाग आपका गुलाम नहीं होना चाहिए। देखिए, उनके जीवन, वो एक छोटे से परिवार से आए, 10 बाई 10 के कमरे में रहे, चाय बचपन में बेची उन्होंने अपने स्टेशनों पे। तो एक तो उनको गरीबी का पता है। फिर वो संघ में गए, संघ में वो भ्रमण करते रहे प्रवास में। मतलब वो आज इसके घर में खाना खा रहे हैं, कल उसके घर में खाना खा रहे हैं, आज इसके घर में रात बिता रहे हैं, कल उसके घर में रात बिता रहे हैं। तो उन्होंने गरीब से गरीब आदमी का घर भी देखा है, एक व्यापारी का घर भी देखा है, एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर का घर भी देखा है। तो उनके लिए गरीबी या भारत एक ट्यूशन नहीं है। उनके लिए सैम पिट्रोडा आके बताना नहीं पड़ेगा, उनके लिए जयराम रमेश को आके बताना नहीं पड़ेगा कि देश क्या है, क्योंकि उन्होंने खुद ही जिया है 15 साल। फिर वो भाजपा में आ गए, संगठन जिया है। मतलब वो कल वो बता रहे थे खट्टर जी से मेरा परिचय है, मैं इससे मेरा परिचय है। तो वो कम से कम 12-15 प्रदेशों में तो रहे हैं, एक साल 6-6 महीने उन्होंने कहीं पे चुनाव मैनेज कराए, कहीं पे विस्तारक रहे हैं, कहीं पे कोई प्रचारक रहे हैं। तो संघ के जीवन में, भाजपा के जीवन में पूरा भारत घुमा। उसके बाद उन्होंने 13 साल वो मुख्यमंत्री रहे। तो सामाजिक ज्ञान, ऑर्गेनाइजेशनल ज्ञान और एडमिनिस्ट्रेशन ज्ञान तीनों हैं। उसके बाद वो 10 साल प्रधानमंत्री रहे। तो मैं तो कहूंगा विश्व में शायद ही कोई पॉलिटिशियन हो जिसे किसी भी इतनी बड़ी ज्योग्राफी के बारे में इतना सामने से पता हो। तभी नरेंद्र मोदी कनेक्ट कर पाते हैं। वो मंच में भी होते हैं तो सामने से देख लेते हैं कि भाई मेरी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है। तो ये जो नरेंद्र मोदी फैक्टर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस पे कविता हो जाए? इसमें कविता हो जाए जी। कौन सी वाली पढ़ेंगे आप? 197। ठीक। मोदी, जिनका जन्म हुआ भारत के गांव की धरती पर, पिता के साथ चाय बेचकर निष्ठा से चलाया अपना घर, आरएसएस से समाज और भाजपा से सीखा शासन का मंत्र, स्वतंत्र भारत में जन्मा पहला प्रधान, जिसकी है सोच स्वतंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी। वो ये नहीं कि मैं वेस्ट के हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से, यूएन के हिसाब से काम करूंगा, मैं वैसे काम करूंगा जो मेरे देश के हित में। बहुत सुंदर। अब जो देखिए, अब जो इसका प्रभाव क्या पड़ा उनके होने का। नरेंद्र मोदी एक टिपिकल प्रबंधक प्राइम मिनिस्टर नहीं है, एक मैनेजर प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि भाई थोड़ा बजट आया, थोड़ी स्कीम्स हैं, कैसे मैं मैनेज करूं। वो एक विजनरी है, उनके कहने से काम होता है। जैसे मैंने कहा, जब कोरोना आया तो बड़े बड़े देश लॉकडाउन नहीं लगा पाए। केवल लॉकडाउन और पुलिस के बल पे नहीं लगा सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा इसलिए मुझे घर में रहना है। नरेंद्र मोदी ने कहा थाली बजाओ तो मैं थाली बजा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी ने कहा दीपक जलाओ, मैं दीपक जला रहा हूँ। नरेंद्र मोदी ने घंटी बजाओ क्योंकि वो घंटी सुनाई देगी डॉक्टरों को, क्योंकि वो बड़े स्ट्रेस में। वो घंटी सुनाई देगी सारे हेल्थ वर्कर्स को, वो बहुत स्ट्रेस में, पूरा देश उनके लिए घंटी बजा रहा है, तो बजाई उन्होंने। डिमोनेटाइजेशन में लोगों ने कहा, मोदी ने कहा देश के लिए अच्छा है, खड़े हो गए लाइन पे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि एलपीजी की सब्सिडी छोड़ दो,
छोड़ दी। अगर आप सम्मान में 10 करोड़ लोगों ने छोड़ दी, और उस पैसे से क्या करना नरेंद्र मोदी ने? उस पैसे से गरीब लोगों को स्टोव और गैस बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा वृद्ध लोगों से कि अपनी IRCTC की, रेलवे की जो सब्सिडी है वो छोड़ दो। कई लाखों लोगों ने छोड़ दी। ये प्रधानमंत्री का, ये केवल प्रधानमंत्री का काम नहीं है, ये एक विजनरी लीडर का काम है। और क्योंकि नरेंद्र मोदी का उन्होंने बैकग्राउंड देखा है, तब देखा है, उन्होंने कहा कि देश को स्वच्छ करना शुरू कर दो, तो लोग झाड़ू लेके निकल गए। अब तो स्वच्छता की रैंकिंग होने लगी है। अब इंदौर उसमें नंबर 1 है, सूरत उसके साथ नंबर 1 शेयरिंग में है, भोपाल उसमें नंबर 2 है, नोएडा की भी हमारी अच्छी रैंकिंग है। अब लोग कंपटीशन कर, उन्होंने हेल्दी कंपटीशन गवर्नमेंट्स में लगा दिया। बच्चों ने फैमिली में बोलना शुरू कर दिया, कचरा यहाँ नहीं फेंकेंगे। आप एक चिप्स का पैकेट बाहर फेंक दें, बच्चा आपको ठोक देगा। तो चलो देखिए, ये जो मेंटल कंडीशनिंग है, ये फार मोर डिफिकल्ट है। आप गवर्नमेंट का पैसा खर्च करके एक ब्रिज तो फिर भी बनवा दें, लेकिन आप गवर्नमेंट का पैसा खर्च करके आप लोगों के दिमाग में नहीं घुस सकते। और इतनी, जिसे हम लोग सोशल साइंस में कहते हैं बिहेवियर चेंज, तो जो बिहेवियर चेंज करा ये बहुत सुंदर, क्योंकि देखिए कनेक्टेड रहते हैं वो अपने सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं। आप अगर उनको टीवी में नहीं दिखाएंगे, आप टीवी में नेगेटिव दिखाएंगे उनके बारे में, ठीक है, आप दिखाते रहिए, मैं सोशल मीडिया से कनेक्ट हो जाऊंगा, मैं मन की बात से कनेक्ट हो जाऊंगा, मैं परीक्षा में चर्चा करके बच्चों से कनेक्ट हो जाऊंगा, मैं रैलियों में कनेक्ट हो जाऊंगा, वो हर एक से कनेक्टेड। मैं सड़क पर चलते चलते कार रोकूंगा, 4 लोगों से यहाँ मिल लूंगा, मैं विदेशों में जाऊंगा तो वहां NRI से सीधे बात करूंगा, मुझे वहां पे न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है उसकी। तो ये जो डायरेक्ट कनेक्ट, ये आता कहां से? ये आता है क्योंकि उनके जो 40-50 साल का जीवन का समृद्ध है। और देखिए हर मुश्किल समय में खड़े हैं। इसरो का हमारा चंद्रयान 2 नहीं गया, वो साइंटिस्ट को गले लगा लिया। आपने देखा, आपको तो साइंटिस्ट तो टेक्निकल आदमी, उसके कहां इमोशन है, उसको साइंटिस्ट को गले लगा लिया और चंद्रयान 3 चला गया ऊपर। आपको टीम को संबल भी देना पड़ता है। आपकी विषम परिस्थितियों में आर्मी खड़ी है बॉर्डर पर, वो दिवाली आर्मी के साथ मना रहे। क्या बात है। आपकी टीम हार जाती है, वो टीम के साथ खड़े, जीत जाती है तब भी टीम के साथ खड़े। वो कोरोना में आपसे कह रहे हैं कि दिए जलाइए, वो मन की बात से आपसे जुड़े। बहुत सुंदर। तो ये जो कनेक्ट है उनका अलग अलग माध्यम से, द स्पीड ऑफ द लीडर इज द स्पीड ऑफ द टीम। स्पीड ऑफ द टीम, वो टीम में भी उन्होंने जान फूंक दी। बिल्कुल फूंक दी। बल्कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, जो उनका टेक्नोलॉजी से प्रेम है वो उनके ऑफिसरों से ज्यादा है। आप उनके बिना PPT के बिना जा नहीं सकते, मैंने सुना उनके पास। तो ऑफिसर भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं, कहते हैं अगर आपको नरेंद्र मोदी के दिमाग में कोई पॉलिसी का आइडिया डालना है तो पहले ढंग से प्रेजेंट करिए उसको, उसका डेटा बताइए, उसका डैशबोर्ड दिखाइए, पहले क्या था अब क्या था वो दिखाइए, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी वो दिखाइए, तब वो एक उस पॉलिसी को मानेंगे। फिर जो पुराने प्रतीक थे उनको कैसे छोड़ा उन्होंने, चाहे वो पुराने गाने हों, पुरानी रोड्स के नाम हो, पुराने शहरों के नाम हो, चाहे वो इस्लामिक इन्वेजन के हों, चाहे वो जो विदेशी इन्वेजन था, जो कॉलोनियल इन्वेजन था, उसके प्रतीक कैसे छोड़े, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नरेंद्र मोदी का पर्सनल फैक्टर है, पेज अगर 211 में देखेंगे तो जो लाल बत्ती कल्चर था, वो मतलब लोग तो नेता बनते ही इसलिए थे कि लाल बत्ती गाड़ी मिलेगी, कोई अफसर बनते ही इसलिए थे लाल बत्ती गाड़ी बनेगी। उनका जो कनेक्ट है ना, कि वो अगर पार्लियामेंट में जा रहे हैं तो पहली बार उसका वंदन करके जा रहे हैं, उसको प्रणाम करके जा रहे हैं। वो कुंभ में जा रहे हैं तो वहां के सफाई कर्मियों के पैर छू रहे हैं। वो अयोध्या में जा रहे हैं तो केवल फंक्शन नहीं कर रहे हैं, वहां पे जो टाटा के इंजीनियर्स हैं, जो मजदूर हैं, उन पे फूल बरसा रहे हैं। तो ये जो एंगल है उनका कनेक्ट होने का, ये मेरे ख्याल से अद्भुत है। और अगला जो आप देखेंगे, जो मैंने पहले भी बताया कि कैसे वो राष्ट्र नायकों को भारत की जगह में लेके जाते हैं। क्या बात है, सुंदर। और अब विदेश के बड़े बड़े लोग नमस्ते करके बात करने लगे, इंटरनेशनलाइज कर दिया उन्होंने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मेरे ख्याल से यही जो जन जन में उनका जो समर्थन है, यही मेरी आखिरी जो पोएम है, जो मेरे ख्याल से 217 पे होगी, कि भाई मैंने उस पत्रकार से दोबारा कहा फिर कि भाई आपने तो कहा था एक कारण बताओ, मैंने तो 101 बता दिए। तो पत्रकार भी काइंड ऑफ मान गया है, देख मैं तो मोदी विरोधी हूँ, मैं अपना यूट्यूब में 4 लाइक लूंगा और उससे पैसे कमाऊंगा, वही मेरा प्रोफेशन है। आप मुझे कितना भी समझाएं मैं समझूंगा नहीं, बिकॉज आई एम पेड टू ना समझो, मुझे ना समझने का पैसा मिलता है। तो इसी पे आखिरी पंक्ति है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ। लिस्ट विल नॉट स्टॉप एट 101, why the public will vote for Modi, India's son. But for those whose livelihood depend, Modi's opposition is essential to pretend. How to reveal the truth? If you turn a blind eye, look, Modi's popularity is all-time high. His popularity on the road seems only to sway. It appeared this time he will surpass 400, they say. क्या बात है। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। संख्या 101 पर भी नहीं रुकेगी कि जनता मोदी को वोट क्यों देगी, पर जिसकी रोजी रोटी और उम्र मोदी विरोध पर है निर्भर, उसको कैसे दिखाऊं सच जो आंख मूंद कर बैठा है बस। सड़कों पर दिखता मोदी पर स्नेह अपार, लगता है होकर ही रहेगा इस बार 400 पार। तो देखिए, मतलब ये इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि फैक्ट है ना, मुझे बताइए ना, मैं आपको 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100, 101 कारण दे रहा हूं। और अगर मुझे लगा कि
कुछ कारण मुझसे रह गए हैं, तो मैंने क्या करा है, कुछ पन्ने खाली छोड़ दिए और कॉमिक स्टाइल में आप और पन्ने भर दीजिए। अभी मुझे लगता है कि मैं इसमें और कई कारण डाल सकता हूँ, लेकिन 101 तो मैंने ही दे दिए। तो ये अटेम्प्ट था मेरा कि मैं इसको लोगों तक पहुंचा पाऊँ। और देखिए, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है 101 कारण है, तो लोगों को तो पता है ना, बताने की जरूरत क्या है भाई। अगर आपके जीवन में बदलाव आया तो आपको पता है, लेकिन कई बार आपको रिमाइंड कराना पड़ता है। कई बार आपकी एक फैसिलिटी स्टेटस को बन जाती है, रिकॉल नहीं। अब मैं 2 साल से गैस का चूल्हा जला रहा हूँ, ठीक है, तो था ही हर समय से नहीं, हर समय से नहीं था। मैं अभी 3 साल पहले आप लकड़ी लेने जाती थी, पानी तो था ही नहीं। आप 4 साल पहले आप रोज 20-20 लीटर पानी उठाने जाती थी। घर हर समय से नहीं था, अभी 4 साल पहले 5 साल पहले घर आया आपका देश इतना सुरक्षित नहीं था, आपको बम पटाखे फटते रहते थे। आप समझ गए होंगे, मतलब आपके कौन से शहर में साल में एक बार बम ब्लास्ट नहीं होता था। अब 10 साल बड़े अटैक होते थे। तो ये सब नया नहीं है। हमें कई बार ना अच्छी चीज भी स्टेटस को लगने लगती है। हम लोग आदी हो जाते हैं, उस आदी जो हो चुके हैं, जो अच्छे जीवन के आदी हो चुके हैं, अच्छी सड़कों के, फास्ट ट्रैक के, अच्छे एयरपोर्ट्स के, सब कुछ अच्छा, अच्छी लॉ एंड ऑर्डर के हम आदी हो चुके हैं। उस आदीपन को रिमाइंड कराना है कि ये सब बिल्कुल अच्छा हुआ है, लेकिन ये आपके वोट की ताकत की वजह से हुआ है। बहुत सुंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा से रिमाइंड कराना, कलेक्शन करना, एक जगह पे लिखना, और फर्स्ट टाइम वोटर के लिए इस फॉर्मेट लिखना, ये मेरा प्रयास था इस किताब। बहुत सुंदर प्रयास। 101 कारण, मैं मोदी को वोट क्यों करूंगी या क्यों करूंगा, या फिर इंग्लिश में कहें तो 101 रीजन व्हाई आई विल वोट फॉर मोदी। बहुत सुंदर ये कंपाइलेशन। इसकी कीमत आज भी और आज के 100 साल बाद भी जी, जब आगे की जनरेशन आएंगी तब वो पाएंगे कि कोई हुआ था युग निर्माता, युग दृष्टा, जी, जिन्होंने अभी काल चक्र बोल करके अपनी बात को कहा है। और हर बार कहते हैं कि 1000 साल की नींव अब पड़ने वाली है। पहले तो हम लोग थे जो पंचवर्षीय योजना में बिलीव करते थे। हम 5 साल ज्यादा सोच नहीं पाते। नरेंद्र मोदी ने हमसे कहा 247 का भारत देखो विकसित। अब वो कहने लगे 1000 साल का भारत देखो। मतलब वो उस लेवल पे सोच रहे हैं कि 1000 साल बाद भारत कैसा होगा। बिल्कुल ठीक, वो कैसा होगा। और देखिए इसमें इसके लिए मुझे एक तरह से, मुझे ऐसा लगता है नोबेल प्राइज मिल चुका है। वो कैसे मिला है सुनने में अजीब लगा, क्योंकि विवेक देबरॉय जी जो प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, और मोहनदास पाई जी जो इन्फोसिस के CFO रहे हैं, आयरन कैपिटल के फाउंडर हैं, उन्होंने मुझे इसके लिए टेस्टिमोनियल दिया है। ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बहुत सुंदर। विवेक देबरॉय जी ने लिखा है, रेयरली हैज द ग्राफिक नॉवल स्टाइल बीइंग यूज्ड टू कम्युनिकेट a political message with such effect. In the words of voter Shantanu Gupta tells a vivid story. Amazing. मोहनदास पाई जी कहते हैं, शांतनु's graphic novel is a great innovation in helping voters decide their vote. तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़े सम्मान और नोबेल प्राइज जैसा है। बहुत सुंदर शांतनु भाई अपने। और ये जो यात्रा है यहाँ पर माइलस्टोन भी अयोध्या देखिए बड़ा, मैं तो कहता हूँ देखिए बिजली के खंबे से लेकर घर से लेकर अयोध्या, मतलब काम भी है और राम भी है। दोनों मिला के जो हुआ है, काम और राम साथ में, वही नरेंद्र मोदी को फिर से वापस ला रहा है 2024 में। बहुत सुंदर। और इसलिए किया जाएगा इस बार 2024 के इलेक्शन में मोदी जी को वोट। मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी जिसके पास इसके विरोध में कारण हो वो हमें कमेंट्स में नहीं, आई ओपनिंग इलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें महसूस करनी पड़ती हैं, वो दिखती नहीं है, महसूस करनी पड़ती है, जिसको अंडर करंट भी बोल देते हैं। आप लोग तो टीवी पे बैठकर अक्सर रोज ही इस पर डिस्कशंस करते हो, डिबेट्स करते हो। शांतनु भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कंपाइलेशन है ये। और पीछे मैंने इसमें क्या दिया है, विदेश के जितने बड़े बड़े राजनयिक हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा किया है। बल्कि पहला वाला मैं जो बाइडेन का पढ़ने चाहूंगा। जब जो बाइडेन से मिलने ये अमेरिका गए तो वहां पे उन्होंने, जो बाइडेन ने क्या कहा, आई शुड टेक योर फोटो ऑटोग्राफ। बेसिकली जो बाइडेन नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं, आई शुड टेक योर ऑटोग्राफ, यू आर कॉजिंग ए रियल प्रॉब्लम। नेक्स्ट मंथ वी हैव अ डिनर फॉर यू इन वॉशिंगटन, एवरीबडी इन द होल कंट्री वांट्स टू कम, आई हैव रन आउट ऑफ टिकट्स, यू आर टू पॉपुलर इन माय कंट्री। ये जो बाइडेन कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए कि भाई आफत मच गई है, मैंने जो टिकटिंग सिस्टम, मतलब जो बुकिंग स्लॉट है, पूरी दुनिया से मुझे फोन आ रहे हैं, मेरे कोने कोने से, कि भाई उन्हें वहां रहना है नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। ये नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है, भारत में तो है, ये है उनकी पॉपुलैरिटी विदेश में भी। अद्भुत किताब, अद्भुत ग्राफिक उपन्यास, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशंस। आपके सभी कलाकारों को, आपकी जो ये पब्लिकेशन है इतिहास एकेडमी, इसको सबको बहुत शुभकामनाएं। और ये बुक जैसे रिलीज होगी, कब आ रही है ये बुक? मेरे ख्याल से किताब अगले 1-2 दिन में, जब तक कि मेरे ख्याल से पॉडकास्ट आएगा तब तक किताब आ भी चुकी होगी। बहुत सुंदर। आपका यहाँ आने के लिए, लेट्स टॉक भारत के मंच पर इस बात को सबसे पहले रखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार शांतनु भाई। और जिस तरह से अब तक आपने बुक्स लिखी हैं राष्ट्रवाद पर, भारतीयता पर, और जो गर्व आपको है अपनी संस्कार, संस्कृति, विचार पर, इसके लिए हमारा बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भी, बधाई भी। और
लेट्स टॉक भारत पर आने के लिए आपका आभार। थैंक यू। बार थैंक्स अ लॉट। लेट्स टॉक भारत विद राजेश गोयल को देखने के लिए आपका भी आभार। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो आपने कोई कमेंट किया है या अगर कुछ आपकी जानकारी है हमसे लिखिए, हम उसको जवाब देना पसंद करेंगे। बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलेगी। इसकी आज के लिए इतना ही। शांतनु भाई का आभार एक बार फिर। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।